कोई सोच सकता था कि एक ट्यूशन पढ़ाने वाला बिलियनर बन सकता है। फिजिक्स वाला ने करके दिखाया, खान साहब ने करके दिखाया। यदि आप अच्छे टीचर हैं तो टेक्नोलॉजी ने आपको स्केल दे दिया। अदरवाइज क्या होता था कि आप 100, 200, 500 लोगों के साथ पढ़ा पाओ। सो देयर इज अ पॉजिटिव साइड ऑफ इट ऑल्सो। 13 तारीख की सुबह मुझे एक चैनल से फोन आया कि इस पर डिबेट करना है, आप अवेलेबल हैं? तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा, मैंने कहा यार ये कुछ मूवी का हैक हुआ है, शायद कुछ बता दो। तो उसने मुझे 4-5 पॉइंट दे दिए। लास्ट में लिखा कि FIR की डिटेल्स भी दे दूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आज अमित दुबे जी कैनविन फाउंडेशन में आए, और जो हमारा इस कार्यक्रम का मकसद भी है कि हम सब आपस में मिलके जो एक लेवल पे कहीं ना कहीं जीवन में जिन्होंने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ में किया, उनके एक्सपीरियंस को आप तक पहुंचाएं। जो इंस्टेंट पैसा चला जाता है, मान लो पता लगा मेरा किसी भी कारण से OTP चला गया और है, तो क्या वो पैसा दोबारा रिकवर होता है? एक्चुअली कॉल करके आप बता सकते हो कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, कैंसर के केस उतने बढ़ गए, तो क्या ये जो रेडिएशन है, जो वाईफाई की रेंज से जो टावर लगे हुए हैं, कितना सच है कि बीमारियां बढ़ रही हैं? जो ऐसी रिपोर्ट्स है फ्रीक्वेंसी वेव से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो स्पॉन्सर्ड भी होती हैं, टेलीकॉम कंपनीज फंड करके भी करवाती हैं। तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि फोन चोरियों के पैसे कैसे निकाले जाएं ताकि आप भी अरबपति बन सकें। आप अपने फोन से डायल करें तो ये मेनू ऑप्शन खुल जाता है। क्या है मेनू ऑप्शन? सेंड मनी, रिक्वेस्ट मनी, चेक बैलेंस, माई प्रोफाइल। जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो रिलेशंस डाउन होते जा रहे हैं। मतलब ये AI टेक्नोलॉजी जितना बढ़ रहा है उसका असर है। कलयुग को कलयुग क्यों कहा जाता है? कल पुर्जों का मशीन ही होगी। AI को बोल रहे हैं कि जी आपकी कहीं ना कहीं जॉब कम हो जाएंगी, इतने लोगों को कंपनी से निकाला जा रहा है। जॉब तो सफर करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। तो अब ये इवोल्यूशन प्रोसेस का पार्ट है। जब कंप्यूटर आए थे तब भी ऐसे बहुत सारे काम थे जहाँ पर लोग बहुत इन्वॉल्व होते थे। मतलब कि खत्म कर देगा AI अगले 3 साल। नमस्कार, आज एक बार फिर हम सारे साथ जुड़ रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि आज अमित दुबे जी कैनविन फाउंडेशन में आए, और जो हमारा इस कार्यक्रम का मकसद भी है कि हम सब आपस में मिलके जो एक लेवल पे कहीं ना कहीं जीवन में जिन्होंने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ में किया, उनके एक्सपीरियंस को आप तक पहुंचाएं। और सोसाइटी में जो डेवलपमेंट है, जो बड़े बदलाव हैं, वो जन क्रांति, जन आंदोलन से आती हैं, जो मुझे लगता है। और विचारों का जो आदान प्रदान है, जिसको हम संवाद बोलते हैं, आई थिंक ग्रोथ के लिए प्राइमरीली वो ऊर्जा है। तो इस मिशन के साथ अमित भाई हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, और आज मुझे बेहद खुशी है कि हम सबके प्यारे अमित भाई हमारे साथ जुड़े हैं। नहीं सर, सौभाग्य हमारा है। और मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। नॉर्मली मैं हॉस्पिटल जाने से बचता हूँ और लोग हॉस्पिटल जाके थोड़ा सा दुखी हो जाते हो कि ऐसा लगता है कि सारी दुनिया बीमार है। ये पहली ऐसी जगह है जहाँ मैं आया हॉस्पिटल, और अभी हंस रहा हूँ, खुश हूँ, बिकॉज इट्स सच ए पॉजिटिव वाइब। और सारे स्माइलिंग फेसेस थे। तो बाकियों के लिए भी मैं यही कहूँगा कि एक बार आके देखो तो समझ में आएगा कि हॉस्पिटल ऐसा भी हो सकता है। जी जी, इसलिए हमने इसको धाम का नाम दिया है। जैसे मंदिर में हम जाते हैं तो सुकून मिलता है, तो इसी तरह ये धाम है हमारा, कि जहाँ पे सही में डॉक्टर भगवान हो सकते हैं और आपका इलाज अच्छे से हो सकता है। आपने बहुत अमेजिंग काम किया है, इस हेड्स ऑफ टू यू। और मेरी विशेस हैं कि ये और बढ़े आगे, और आप ऐसे हजारों सैकड़ों हॉस्पिटल पूरी दुनिया में जी जी धाम स्थापित करें, जहाँ पर लोगों को स्वस्थ रहने का होने का मौका मिले, और वो एक अच्छे भविष्य का निर्माण हो। मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। जो मैं अभी बात कर रहा था कि दोनों क्षेत्रों में आप हैं, एजुकेशन में और हेल्थ में, ये दोनों क्षेत्र होने ही नॉन फॉर प्रॉफिट चाहिए। लेकिन ये बिना टेक के संभव नहीं है। टैक्स से एफिशिएंसी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, स्केलेबिलिटी बहुत पॉसिबल हो जाती है। और एक और चीज़ है जो हमेशा इनहेरेंट रहती है, खासतौर से हॉस्पिटल्स में मैंने देखे सर, कि हमारे हॉस्पिटल्स में लोग डेटा सिक्योरिटी को लेकर बहुत कॉन्शियस नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा क्या ही डेटा है। पर पूरी दुनिया में हेल्थ केयर का डेटा सबसे ज़्यादा सेंसिटिव माना जाता है। बिल्कुल है सर। जब एम्स पर अटैक हुआ और 20-22 दिन के लिए OPD बंदी हो गई और पर्चे पे होने लगी, तो लोगों को रियलाइज़ हुआ कि जो चीज़ें पर डे हज़ारों में होती थी वो सैकड़ों में सिमट गई। सो वो एक स्ट्रेंथ है जो शायद मैं इनकलकेट कर सकता हूँ, दे सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ, कि लोगों में भरोसा रहेगा कि वो कभी नहीं होगा कि हॉस्पिटल हैक हो जाए या कोई डेटा थेफ्ट हो जाए या उसकी वजह से आपको कोई परेशानी हो जाए। ऑब्वियसली सर, हम सोच भी नहीं सकते कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ना हो तो कैसे चल सकता है। कैसे चले। और आपने तो सब ऑटोमेशन कर रखा है, तो कोशिश है। आपके टोकन से लेकर
टेस्टिंग तक सारे ऑटोमेटेड हैं। मतलब जो मैं देख रहा था अभी कि सैंपल्स मशीन में डाल दिए गए और मशीन से ही रिपोर्टिंग हो गई और उनको सिर्फ प्रिंट आउट ही देना है। थोड़ा सा और जानते हैं अमित भाई, जो लोग थोड़ा सा और डीप से जानना चाहते हैं, अमित दुबे जी कौन अच्छा और क्यों? देखिए सर, हम सभी एक ही परिवेश से आते हैं। हम लोग ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पर सबसे पहली जो हमारी ख्वाहिश होती है कि यार एक नौकरी तो लगनी चाहिए, दाल रोटी का जुगाड़ तो होना चाहिए। बिल्कुल। और वहाँ से एक जर्नी तय करते हैं। और जैसे मैं अभी आपसे कह रहा था कि मैस्लो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है ना, कि एक लेवल पर जाके आपको एहसास होता है कि यार ये सब तो बहुत छोटी चीज़ें थी, क्या ही कर रहे हैं हम, ये ख्वाहिशें ही बड़ी छोटी थी। और जब मैंने आपसे जिक्र किया कि मैं कुमार विश्वास के संग जब डिस्कशन कर रहा था, चेहरा आपका दिखाई दिया, तो उन्होंने मेरे से कहा कि यार जब मैं समाज के लिए करना शुरू कर देता हूँ ना, तो समाज मेरा ध्यान रखना शुरू कर देता है। आपको ये सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि आप अपने लिए कुछ कर पाएँ। और मेरे संग ये होने लगा जिस दिन मैंने बीड़ा उठाया कि नहीं साहब, और उसके बाद लोग ध्यान रख रहे हैं। लोग, मुझे पता नहीं कि मैं महीने में कहाँ 30 दिन में से 25 दिन तो बाहर ही हूँ, किसके घर खाना खा रहा हूँ, किसके घर ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता होता। तो ये कब हुआ जर्नी? और ये जर्नी सर स्टार्ट हुई झांसी से। झांसी में मैं तो जन्म हुआ, इंजीनियरिंग की, और उस समय मैं बुंदेलखंड अंचल में कवि की तरह काफ़ी पॉपुलर था। क्या बात है। और मैं बुंदेलखंडी में भी लिखता था, हिंदी में भी लिखता था। कुमार विश्वास के संग भी कविताएं पढ़ी स्टेज पे, और भी थे वहाँ पर, ओम प्रकाश आदित्य, कुंवर बेचैन, हमारे जितने भी कंटेम्प्रेरी पोएट्स थे। उसके बाद इंजीनियरिंग में हो गया तो इंजीनियरिंग की, फिर आईआईटी चले गए मास्टर्स करने, 2002 में पास आउट हुए। फिर नौकरी लग गई सैमसंग में, तो स्पेन चले गए। फिर काफ़ी टाइम बाहर जो बड़ा सपना आना जाना रहा, स्पेन जाके। हाँ। फिर समझ में आया कि ये सब मिथ्या है। क्योंकि मैं बाहर कई बार ऐसा रहा कि मैं लंबे समय के लिए रहा, पर मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाया बाहर की धरती से। अच्छा लगता है, सब कुछ बढ़िया है, बेटर है, पर यहाँ से कनेक्ट नहीं होता। तो मैं इनफैक्ट 2019 की मैं घटना बताऊँ। 2019 में पूरे साल भर के लिए मैं डेनमार्क में था। तो मेरा उनसे 5 साल का एक कॉन्टैक्ट हुआ था। मैं चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर था, टीडीसी करके वहाँ का टेलीकॉम नेटवर्क है, जैसे एयरटेल है ऐसे वहाँ टीडीसी, उसको मैं हेड करता था। तो 6-8 महीने के बाद मैंने फ़ोन किया घर पे कि मैं आ रहा हूँ वापस। तो मेरी वाइफ ने कहा क्यों, डेनमार्क तो दुनिया की सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है, तुम्हें क्या तकलीफ है वहाँ? मैंने कहा यही तो प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ ही नहीं। तो उसको समझ में नहीं आया। मैंने कहा देखो मैं समझाता हूँ, मैं बढ़िया एक होटल में रह रहा हूँ, यहाँ से निकलता हूँ सुबह, धूप आ जाती है यहाँ पे 5 बजे, 5:30 बजे धूप निकल आती है, 6 बजे तक आप उठ ही जाते हो, फिर आप ब्रेकफास्ट करते हो, 8 बजे आप ऑफिस। तो जब मैं होटल से निकल रहा होता हूँ तो सामने वही लोग सामने आ रहे होते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि इतना डिसिप्लिन कंट्री है। वो स्माइल कर रहे हैं बस सारे, वैसे ही स्माइल करेंगे, ग्रीट करेंगे। फिर आप ट्रेन में बैठोगे तो वही लोग सामने ऑलमोस्ट बैठे होंगे, क्योंकि एक भी चीज़ लेट नहीं होती। आप घड़ी मिला सकते हो ट्रेन के उससे, आएगी वही लोग बैठ जाएंगे। फिर मैं जब बैठा हूँ कोई बात नहीं करता, सब पिन ड्रॉप साइलेंस होता है हर जगह। फिर आप वहाँ उतरोगे तो वही लोग क्रॉस कर रहे हैं, फिर ऑफिस में जाओगे तो वही लोग बैठे हैं, कोई हलचल नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिर काम करके 3 बजे तक आप घर आ जाते हो, वहाँ पे 3 बजे सब रैप अप हो जाता है। तो मुझे लगता है मैं एक ही लाइफ बार बार जी रहा हूँ, मोनोटोनस होगी लाइफ, कोई चेंज ही नहीं है। लाइफ तो ये है ना सर, आपकी ईसीजी में ऐसे आ जाएगा तो फिर तो खत्म हो गया ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है, एंड नोबडी कुड अंडरस्टैंड दैट। अब जैसे यहाँ है, मुझे सुबह से शाम तक अभी मैं फ़ोन उठाऊंगा तो 20 मिस्ड कॉल होंगी कि साहब ये आफत आ गई है, वो आफत आ गई, वो FIR नहीं हो रही है, वहाँ पे पैसा फंस गया, वो लूट गया, इसने सुना नहीं मेरा, उसने तब तक मैं किसी काम का कुछ कर रहा। तब आपको आपकी यूटिलिटी समझ में आती है। तो सर ये है कि जब मुझे लगा कि मैं किसी काम का हूँ, और जैसे अभी मैं हर बुधवार को एक इवेंट करता हूँ साइबर दरबार करके, फार्म हाउस पे बैठता हूँ, तो 50, 60, 100, 125 लोग आ जाते हैं। तो मुझे उस दिन ऐसा फील होता है कि चलो मैं कुछ कर भी रहा हूँ भाई, लोगों की मदद कर रहा हूँ। मतलब किसी को फोन लगाया, किसी का केस वर्कआउट हो गया, किसी इन्वेस्टिगेशन शुरू करा दिया। सो ये चीज़ें ऐसी हैं सर, और ये इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ऑफ कोर्स मॉनेटरीली तो कुछ मैं मांगता नहीं, कि मैं दूसरों के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। ये जो फील है ना कि आपको ईश्वर ने ये
ब्लेसिंग दी है कि लोग आपको मदद के लिए कॉल करें। हम्म, जो लोग जो इसका बड़े बड़े पावरफुल पोजीशन में बैठे ना, वो कई बार इस चीज़ को इरिटेट हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि यार मतलब ये हमेशा काम के लिए कॉल कर रहा है। जैसे मैं किसी को बोलूं, मेरे लिए उल्टा है। मेरे लिए ये है कि यार ईश्वर ने आपको मौका दिया भाई सही कह रहा है। कि लोग रिक्वेस्ट कर तो रहे हैं कुछ आपको हेल्प करने के लिए, और आप हर किसी को कर पाते हैं क्या? लोग नहीं कर पाते, 99.99% लोगों को नहीं कर पाते। सो यू आर अमंग दोज फ्यू ब्लेस्ड, और उसको आप नकार रहे हो। उसको कह रहे हो नहीं मैं बिजी हूँ, नहीं मैं तो, क्या मतलब बनता है? फिर मतलब क्या क्यों दिया गया था तुम्हें? आप IAS हैं, IPS हैं, जो भी है, पॉलिटिशियन है, जज हैं, वो निर्णय आपका है। लेकिन आपको ये भाव रखना चाहिए कि नहीं यार ये तो ईश्वर की कृपा है, बरस रही है आप पे। कोई आपके दरवाजे आता है तो कोई किसी इच्छा से आ रहा है कि यार जो हेल्प होगी इसकी। एग्जैक्टली। तो कई बार हम ये भी सोच सकते हैं कि यार हम देखें कि हमारे पास कितने लोगों का फ़ोन आ रहा है, एटलीस्ट लोगों का भरोसा है हमारे पे कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। एग्जैक्टली, उनका भरोसा तो है। अब मैं यहाँ पे अपफ्रंट बता रहा हूँ सर, 10 में से 3 काम हो पाते हैं, 7 नहीं होते। कोशिश हम 10 की करते हैं, लेकिन दुनिया का रूल है कि हज़ारों की तो मेरे हिसाब से चलेगा नहीं, बट हम 10 पे कोशिश तो करते हैं। और मुझे जो आपकी पर्सनैलिटी समझ में आती है उसमें तो लगता है कि यू इनवाइट चैलेंजेस कि यार कुछ नया है, कुछ पता लगे यार क्या और कुछ अच्छा हो सकता है। मैं हमेशा ही करता हूँ। मैं जैसे कि अभी मैं नागपुर पुलिस की ट्रेनिंग देने गया, तो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर ने मुझे घेर लिया, बोले कि सर अभी कुछ केसेस हैं, उस पर ब्रेक थ्रू दिलवा दीजिए। तो मैंने कहा सर ये सब कॉम्प्लेक्स केसेस तो आप सॉल्व कर लेंगे, मर्डर के केसेस, किडनैपिंग केस, तो मुझे कोई ऐसा केस बताओ जो अनयूजुअल हो, जो अभी तक सुना ही ना हो मैं। तो बोले अच्छा। तो फिर उन्होंने एक केस बताया, बोले साहब अभी क्या होता है कि फ़ोन चोरी होता है और पैसे निकल जाते हैं। मैंने कहा ऐसे कैसे निकल जाते हैं? बोले निकल जाते हैं, तुरंत निकल जाते हैं। फ़ोन चोरी हुआ, पैसे निकल गए। मैंने कहा आईफोन? बोले आईफोन में भी निकल जाता है। क्या बात है? तो मैंने कहा आईफोन चोरी होगा तो पहले आईफोन का पासकोड क्रैक करना है, फिर UPI पिन चाहिए, तभी तो पैसे निकलेंगे। बोले हो रहा है सर, ये देखो NPCI का लॉग है, फ़ोन चोरी हुआ, आधे घंटे में पैसे निकल गए UPI से। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया, अब चैलेंज आया समझ में कि यार अब आम आदमी कोई थाने में जाएगा और कहेगा कि साहब मेरे फ़ोन चोरी हुआ और पैसे निकल गए, तो जो कॉमन रिएक्शन होगा किसी का कि ऐसे थोड़ा ना होता है, कुछ भी बोल रहे हो, कुछ और किया होगा तो ऐसे। मैं भी ऐसे ही सोच रहा हूँ, है ना, इन्वेस्टिगेशन तो होगा ही नहीं उसका, क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं कर रहा ना। मेरा क्या है कि यदि कोई अनयूजुअल रिक्वेस्ट करता है ना कि सर ऐसा हो गया मेरे साथ, तो मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ कि ये बंदा झूठ नहीं बोलेगा। इतना मुझे एक तो मेरे तक पहुंच गया है, आदमी ढूंढा होगा, नंबर मिला होगा किसी तरीके से। अब ये झूठ बोलने थोड़ा आया है। सही बात है। और क्या ही पड़ी है इसको, कोई मतलब मेरे पास मिलने आते सर, देहरादून से, जबलपुर से, साउथ से, उड़ीसा से लेडी आ गई, कलकत्ता से आ गए। अब यहाँ बैठ के बेचारे बता रहे हैं कि यार मेरी तो आवाज़ें सुन लेता है कोई, मेरे तो घर की बातें भी सबको पता होती हैं, तो वो झूठ क्यों बोलेगा यहाँ आगे? सही बात है। सो मेरा होता है कि हिम्मत चाहिए कि बंदा बोल रहा है इतना दूर तय ट्रैवल करके, तो मैं उसको सोच के एक रूट कॉज निकालता हूँ, फिर सॉल्व करता हूँ कि देख भाई इस वजह से हो रहा है, और तब वो तसल्ली से जाता है। तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि फ़ोन चोरियों के पैसे कैसे निकाले जाएं, ताकि आप भी ये भी अरबपति बन सके। तो इसमें क्या है सर कि जो UPI पेमेंट है वो कीपैड फ़ोन से भी हो जाता है। जो फीचर फ़ोन होते हैं ना 700-800 रुपये वाले, उनसे भी UPI पेमेंट कर सकते हैं। कैसे करना है? आप अपने फ़ोन से डायल करें *99#, तो ये मेनू ऑप्शन खुल जाता है। हाँ जी, क्या है मेनू ऑप्शन? सेंड मनी, रिक्वेस्ट मनी, चेक बैलेंस, माई प्रोफाइल, पेंडिंग रिक्वेस्ट, ट्रांजेक्शंस, UPI पिन। ठीक है, तो अब आपका आईफोन चोरी हुआ, *99#। हाँ मैंने सिर्फ स्टार आपके सामने, फिर देखो *99# मैंने डायल किया और ये खुल गया। तो आपका आईफोन चोरी हुआ, सिम निकाला किसी ने, दूसरे फ़ोन में डाला, *99# डायल किया, तो ये मेनू खुल जाएगा UPI का। उसमें मोबाइल नंबर डालेगा, अमाउंट डालेगा, UPI पिन डालेगा, पेमेंट हो जाएगा। अब उसको आपके आईफोन का पासकोड नहीं चाहिए, लेकिन उसको UPI पिन चाहिए। तो एक चीज़ तो सॉल्व कर दी उसने, पासकोड तो नहीं चाहिए, UPI पिन उसको कैसे मिलता है? फिर देखो इसको, जब मैंने *99# डायल किया तो इसमें लास्ट ऑप्शन क्या है? UPI पिन रीसेट। आप इस मेनू ऑप्शन से UPI पिन रीसेट भी कर दो, मैसेज आएगा उस फोन पे। अब सिम तो आप ही के पास है ना। अब जब रीसेट आप करोगे तो आपसे एक इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, विक्टिम की डेबिट कार्ड की लास्ट की 4 डिजिट या 6 डिजिट मांगी जाएगी। वो कैसे मिलेंगे आपको? वो भी इसी में कुछ बताओगे? वो नहीं बताऊंगा। फिर लोग हैकर ही बन जाएंगे। फिर तो लोग पैसे निकाल लेंगे। लेकिन निकाल लीजिए, बड़े आराम से निकालिए। मैं आपका मोबाइल नंबर दो, ये आराम से हो गया तो वो भी हो जाएगा।
आप मोबाइल नंबर दो, मैं आपके सब निकाल देयर इज ए ट्रिक। तो आपका यदि फ़ोन चोरी होगा तो आपके पैसे निकल जाएंगे, ये क्लियर है, चाहे आईफोन हो चाहे एंड्रॉयड फ़ोन। अब बचे कैसे? बचने का तरीका है कि आपको ई सिम यूज़ करना चाहिए। अब लोगों को ई सिम ही नहीं पता, क्योंकि ई सिम स्वैप नहीं हो सकती। क्या बात है। और मैं कई बार सोचता था ई सिम की क्या बीमारी है ये। हाँ, क्योंकि ई सिम निकाल के दूसरे फ़ोन में नहीं डाली जा ये सकती। बल्कि इलाज है तो इलाज, या आप सिम पे लॉक लगाइए। इसमें एक और फीचर है कि आप सेटिंग्स में जाके सिम पर एक पिन लगा सकते हैं। अच्छा। अब वो सिम दूसरे फ़ोन में डाली जाएगी तो पिन मांगा जाएगा। ओके। जब तक वो पिन नहीं डालेगा सिम चलेगी। तो कौन से कहाँ जाके डालेंगे? सेटिंग्स पे जाएं और एडवांस के अंदर आपको एक सिम सेटिंग्स करके ऑप्शन मिलेगा। तो सेम आईफोन एंड्रॉइड दोनों में होता है जी? यही तो सिम का लॉक है ना, तो ये दोनों पे चलेगा। पर इस ऑप्शन को आप इनेबल करेंगे तो आपसे एक 4 या 6 डिजिट का कोड सेट करा लेगा पिन के ऊपर। ठीक है। और उसके बाद जब भी ये सिम किसी और फ़ोन में जाएगा पिन मांगा जाएगा। तो आप सिम स्वैपिंग से बचिए, क्योंकि ये बहुत हो रहा था कि आप फ़ोन छोड़ के चले गए, किसी ने हाँ इस वेरी कॉमन सिम स्वैप कर दिया। हाँ। चार्जिंग पे लगा के गए, किसी ने सिम स्वैप कर दिया। तो आप या तो ई सिम रखें या सिम पे लॉक लगाएं। सिम पे लॉक लगाएंगे हम या ई सिम यूज करेंगे? ई सिम के बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। ई सिम क्या होता है, आपके फिजिकल सिम का वो एक QR कोड में बदल दिया जाता है। ओके। तो वो QR कोड अपने फ़ोन से स्कैन करते हो तो फ़ोन में सिम आ जाता है। अब आपको फिजिकल सिम की ज़रूरत ही नहीं है, आप वो QR कोड ही आपका सिम है, वो आपके फ़ोन के अंदर बैठ गया है। अब जब दूसरा काम होगा। हाँ, अब दूसरा फ़ोन लोगे तो आपको वही QR कोड दूसरे फ़ोन से स्कैन करना पड़ेगा। उसके अलावा सेम यूज होगा उस पर, फोन कॉल्स आप हाँ सेम, कोई दिक्कत नहीं। और आपको ये फैसिलिटी है कि आप मल्टीपल ई सिम रख सकते हैं। जैसे आपके फ़ोन में एक ही सिम स्लॉट है तो आप डुअल सिम तो नहीं कर सकते ना, पर ई सिम के संग क्या है कि आप 6 सिम भी रख सकते हैं एक ही फ़ोन में। हाँ, और फिर आप बदल भी सकते हैं कि इस सिम से आप उस सिम पर स्विच कर जाओ फिर से। तो जब आपको साइमल्टेनियसली 2 सिम पे भी बात हो सकती है? नहीं, एक ही चलेगा, लेकिन वो स्विच कर सकते हैं। स्विच कर सकते हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और आई थिंक इस छोटी सी सेटिंग से ही हम बहुत सारे साइबर क्राइम्स को बचा सकते हैं। अरे सर, आपका फ़ोन यहाँ पड़ा हुआ है और आप 2 मिनट के लिए वॉशरूम गए, मुझे आपका व्हाट्सएप हैक करना है, मैं आपका OTP मंगाऊंगा, वो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश करता है OTP, करता है। तो मैं OTP देख लूँगा, व्हाट्सएप कॉन्फ़िगर कर लूँगा, तो आपका व्हाट्सएप तो हैक हो गया। तो आपके फ़ोन के अंदर एक सेटिंग होती है कि आप लॉक मोड में SMS फ्लैशिंग डिसेबल करते हैं कि जब आपका फ़ोन लॉक है तो SMS ऊपर फ्लैश ना हो। तो सेटिंग वही सेटिंग सिक्योरिटी में जाएंगे तो वहाँ पे SMS सेटिंग्स में होगा एक ऑप्शन, लॉक मोड में SMS फ्लैशिंग डिसेबल हो जाएगी। ये भाई जल्दी करना मेरे फ़ोन में। हाँ, नोटिफिकेशन वो शो नहीं होगा। आपने कर लिया, अब आपने फ़ोन छोड़ के फिर चले गए वॉशरूम, सही बात है। तो सामने वाला कॉल पे OTP मंगाएगा। कॉल तो वो लॉक मोड में भी उठा सकता है ना, कॉल तो उठ जाता है और OTP कॉल पे भी आता है, तो व्हाट्सएप फिर हैक हो जाएगा। तो क्या करें, फ़ोन छोड़ के ही नहीं जाना है। मैं कितनी सेटिंग कराऊंगा आपको। इतनी तो हमें खुद ध्यान रखना पड़ेगा। अब फ़ोन आपका फ़ोन रहा ही नहीं भाई, अब फ़ोन हो गया वॉलेट। अब फ़ोन को आप वॉलेट छोड़ के जाओगे आप यहाँ। वो हमारे एक नेताजी बोलते हैं, मतलब फ़ोन एक बार देना जी, मतलब जी फ़ोन नहीं दे सकता मैं। हाँ, फ़ोन नहीं दे सकता। वो आदमी हरियाणवी में बोलते हैं इसे, लुगाई दे सकता हूँ, फ़ोन नहीं दे सकता। तो हर आदमी का अपना हुआ है। तो सेटिंग्स के चक्कर में मत पड़ो, फ़ोन को अपने पर्स जैसा ट्रीट करो। ये जो आपने पेशा चुना, ये भगवान ने आपको बोला कि ऐसी कोई अपने आप ही वो हो गया कि आप करो, प्लानिंग थी या कोई मजबूरी थी कि आप इस फील्ड में? क्योंकि मुझे जो लगता है कि आप तो एक अच्छे खासे पोएट थे, कहीं ना कहीं आपके खून में भी है, अपनी जिस तरह की आपकी पर्सनैलिटी है, तो आप शायद उसको ज़्यादा लाइक करते थे। फिर क्या ऐसा हुआ कि मतलब इस फील्ड में आना? देखिए, होता क्या है कि दाल रोटी के लिए पहले 25 साल पहले या 30 साल पहले मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ प्रोफेशन भी होगा। ये प्रोफेशन था ही नहीं, तो ऐसा तो प्लानिंग के संग तो हो नहीं सकता है, ये तो अपने आप ही होगा, रैंडम होगा। और जहाँ तक पोएट की बात है कि घर में लोग कहते थे कि दाल रोटी कविता से तो आएगी नहीं, तो इंजीनियर तो बनना पड़ेगा। हम क्या करते हो? तो बाई फोर्स आप इंजीनियर या डॉक्टर बनते थे। हमारे टाइम पे लोग 2 ही ऑप्शन थे, या तो डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ, और तो कोई 80% का ये था। और यदि कुछ नहीं कर पाओगे तो लॉयर बन जाना। यदि आप कुछ कर ही नहीं पाए और लड़का बदमाश ही निकला है तो फिर वो लॉयर टैग दे दो उसको एटलीस्ट। हाँ, वो लॉयर बनेगा, LLB कर लेगा कहीं से, उसके बाद वो नेता बनेगा। तो ये एक रोड मैप होता था। तो हम लकीली
भगवान की कृपा से इंजीनियरिंग निकल गया तो बन गए, IIT किया आपने। और उसके बाद मास्टर्स भी कर लिया। तो एक प्रेशर होता है आपके पास कि यदि IIT से हो तो फिर आप अब कविता नहीं सुना सकते। अब घर वाले और समाज उसी नज़र से देखते हैं आप। तो अब आप अरे यार तुम साला वेस्ट कर रहे हो। तो मेरा दोस्त है TVF जो है ना, द वायरल फीवर, जो पंचायत जिसने बनाई, गुल्लक और ये सब सीरीज, तो अर्नाब मेरा अच्छा दोस्त है। तो मैंने अर्नाब से ही बोला, मैंने कहा यार तुम जब IIT से निकले तो कैसी फिल्मों में घुस गए, मतलब तो तुरंत ही चले गए थे। तो ही इज ऑल्सो फ्रॉम सिमिलर मिडिल क्लास फैमिली। तो उसने कहा नहीं, मेरे पास भी वही चैलेंजेस थे। सही है कि यार और लोग वो कहते सबके थे सेम सही थे कि यार तुम IIT से निकल के ये सब कैसे कर सकते हो। जो हिम्मत कर लेता है वो जल्दी उस लकीर को तोड़ देता है। हमें टाइम लगा, तो हम सैमसंग में नौकरी किए, फिर हम बाहर चले गए, फिर आप स्पेन रहे और भी अलग अलग कंट्री रहे। सो 2002 से 2008 तक मैं घूमता रहा। उसमें स्पेन में, पेरिस में, ग्रेनोबल, रोमानिया और कौन जितने यूरोपियन कंट्रीज थी हर जगह ऑलमोस्ट गया हूँगा। फिर कोरिया, साउथ कोरिया बहुत गया, एंड इधर चाइना, सिंगापुर, ये तो जाते ही रहते थे। तो ये सब चीज़ें कभी US नहीं गया था। दासू वाला कॉम्बिनेशन बनता है। हाँ, जब आप देसी कल्चर के हो, आपके अंदर कलेजा है कुछ करने का, एथिक्स मोरल वैल्यूज आपकी देसी मतलब इंडियन है, और जब एक बिगर आउटलुक में जाते हो आप, जब फॉरेन में जाते हो, तो जो कॉम्बिनेशन बनता है ना अमित भाई, ये भयंकर बनता है। आपको कुछ भी कर सकते हो आप। नहीं, मैं ये देखा सर इसका इम्पैक्ट रहा। जैसे कि मैं सैमसंग में जब था तो जो मेरे मैनेजर थे वो दीपेश शाह थे। दीपेश शाह जी MD रहे सैमसंग के इंडिया ग्लोबल हेड, और वो करीब ही इज़ द यंगेस्ट MD। मेरे ख्याल से 40-42 साल में इंडिया ऑपरेशन हेड थे वो, कंट्री हेड। अच्छा, तो इंडिया के अभी वो रिज़ाइन, मतलब वो जो भी रेजिग्न उनका वो हुआ शायद सैमसंग में 55-56 साल में ही रिटायरमेंट दे देता है। तो वो उन्होंने हैवेल्स ज्वाइन किया है कुछ। बट उन जैसा हार्ड वर्किंग और पैशनेट आदमी मैंने देखा था। मतलब लोग उनसे गुजराती होंगे। हाँ, वो उनको 10-12 लैंग्वेज ऐसी आती थी। वो कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, पंजाबी, सब स्पेनिश, सब में ऐसे स्विच करते थे बात करते। तो आई वाज अमेज्ड कि यार क्या आदमी है यार ये। और कोरियन उस दीवाने थे उसके, मतलब वो हार्ड वर्किंग भी, स्मार्ट भी, और सब कुछ। तो स्पेन में हम लोग रुके, तो हम रूम शेयर किया हमने। ही वाज विद मी देयर, और उस समय दिवाली पड़ गई। तो दिवाली हम लोग मना रहे थे, वहाँ पे कोई दिवाली मनाता नहीं है, तो हमने अपने हिसाब से थोड़ा बहुत अरेंजमेंट किया, और हम लोग दिवाली पर डम शरेड खेल रहे थे। और उस दौरान मैंने कुछ इम्प्रेशन क्रिएट किया होगा। ही बिकम सो क्लोज टू मी कि वो जब भी दिल्ली आते, उसके बाद आए, यूज्ड टू गिव मी अ कॉल, भाई मिलते हैं। कई बार हम फ्लाइट में ऐसे ही मिल गए अचानक, वो कहीं जा रहे थे, मैं कहीं जा रहा था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप बाहर जाते हो और उस समय जो कनेक्ट बनते हैं, गजब, वो बड़े स्ट्रांग बनते हैं। खास तौर से ऐसे व्यक्ति जो अदरवाइज आपको इतना वक्त नहीं देंगे, जैसे कि फ्लाइट की यारी बहुत तकड़ी बनती है। हाँ, अभी आपके इनसाइट्स बहुत आती हैं। बागेश्वर धाम, धीरेन्द्र शास्त्री जी, इनसे मैं लंदन में मिला था। यदि मैं यहाँ मिलता तो 2 सेकंड के लिए ना मिलते, क्योंकि भीड़ लगी है बाहर। तो लंदन में मैंने अपने दोस्त से कहा कि जिनके आश्रम में रुकते हैं, तो बोले शाम को डिनर पे मिलते हैं। तो उनका प्रोग्राम था, प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद उनकी गाड़ी के आगे लोग लेट गए कि इनको जाने नहीं देंगे, ये वाला क्रेजी फॉलोइंग। तो उनका फ़ोन आया कि साहब फलानी जगह, गुप्त जगह पर आ जाओ। हम पहुँचे, तो रात 1:30 बजे हम लोगों ने डिनर किया, और हम ऐसे ज़मीन पर बैठे हुए थे। अब चूँकि वो भी बुंदेलखंड के, मैं भी बुंदेलखंड का। 2-2.5 घंटे हमने डिस्कशन किया और बुंदेलखंडी में ही बात की। ये यहाँ संभव नहीं था। Really? यहाँ 2.5 घंटे बैठ के तसल्ली से जो एक लेवल के लोग हैं वो इस बात को क्रेव भी करते हैं कि यार कम से कम दिल की बात करने वाला कोई तो मिले यार। और फिर एक लेवल के लोग हो वहाँ, जहाँ इंसाइट्सफुल पर्सन मिले हमारे को, तो अच्छा लगता है कि यार कुछ सीखने को मिलेगा, और दिमाग के भी एकदम तार खुल जाते हैं। और बहुत ऐसे, मतलब ऐसे बार बार, शायद इसका भी रीजन यही है। ऐसे ही रीजन है। मैं आपको बताऊँ कि मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो इंडिया के रिचेस्ट लोगों में से एक है। ठीक है, वन ऑफ द रिचेस्ट, और ऐसे रिचेस्ट की जो 70 से रिचेस्ट हैं, ऐसे वाले। उनके संग में बैठा था, उनके मुंबई वाले घर में ऐसे ही। तो उन्होंने मेरे से कहा था कि मुंबई आना, तो बैठेंगे साथ में। बैठे शाम को घर पर बात होती रही। तो उनकी जर्नी ऐसी है कि ही बिकेम सच ए बिग पर्सनैलिटी, और फिर थोड़ा सा टर्मोइल आया, और फिर ऊपर ऐसे।
तो जब वो मुझे अपनी चीज़ें बता रहे थे तो मैं हर बार शॉक हो रहा था कि सर ऐसे कैसे रिस्क लेते थे आप। हाँ, मतलब बिल्कुल रिस्क पे लाइफ चलती थी ऐसे उनकी। ही है। पंगे लेना, रिस्क, मतलब किसी से भी मतलब जान पे आ गई है ऐसे वाले। हाँ, तो मैंने उनसे कहा, एक सवाल पूछा ऐसे ही, मैंने कहा सर आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि सुसाइड कर लेना चाहिए? तो वो ऐसे एकदम से 10 सेकंड के लिए शॉक्ड हो गए। हाँ, मेरी आंखों में देखा, मुझे लगा, 3 बार लगा। कि वो तो अंदर की बात कर रहा है बंदा। तो अब मुझे जो लगा कि ये सवाल इनसे ज़िंदगी में कोई नहीं पूछेगा। बच्चे तो ना इनके एम्प्लॉय पूछ सकते हैं, ना इनके रिलेटिव पूछ सकते हैं, ना भाई बहन पूछ सकते हैं। सिर्फ वो व्यक्ति पूछ सकता है जिसको इनसे वैसा कोई उम्मीद नहीं है कि मुझे इनसे कोई कहा। स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ, वही पूछ सकता है, क्योंकि मैं इनसे सीखना चाह रहा हूँ। मेरा इनसे कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, और वो कनेक्ट कर देता है। और वो बहुत लोगों को सोल्यूशन भी दे देता है। हाँ। मान लो हम यहाँ जो बात कर रहे हैं, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो लोगों के मन में घूम रही होती हैं और उनका कहीं आंसर मिलता भी नहीं है। मैं ऐसे क्रेव करता हूँ। मैं, मेरा ये बड़ा हॉबी है कि मैं अच्छे लोगों को सुनता हूँ और इतने कुछ सीखने को मिलता है हमारे को उनसे बातचीत में। नहीं, और ये जितने ज़्यादा लोगों से मिलो, मैं तो कहता हूँ कि ये अभी मैं अनिल अग्रवाल जी का एक वीडियो देख रहा था जो वेदांता के मालिक हैं। हाँ, मैं उनको फॉलो करता है ना, वेरी नाइस पर्सन। तो बोले कि जब मैं बिहार से वहाँ मुंबई पहुँचा तो मैंने पूछा कि सबसे अमीर आदमी कौन है, तो बोले धीरू भाई अंबानी। बोले यार इससे मिलना पड़ेगा। समझ गया। सोचने के लिए भी दम चाहिए। सोचो जो बंदा क्या है, नौकरी भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैंने कहा यार मिला, बोले यार मजाक कर रहे हो, उससे अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, ऐसे मिल लोगे तो बोले मैं जुगाड़ लगाया, तो बोले फलाने एक होटल में आते हैं कुछ। तो मैंने कहा ठीक है, वहाँ गए तो हम लिफ्ट के बाहर ऐसे बैठ जाता था, अभी आएंगे बैठा रहता था। 1-2 बार आए ऐसे निकले तो देखा, भाव ही नहीं दिया, मतलब क्यों ही कोई हिम्मत ही नहीं होती थी बोले, क्योंकि हमेशा 7-8 लोगों के संग गुजरे हैं। बोले एक दिन मैंने ऐसे उनसे पूछा कि धीरू भाई एक बिहारी जोक सुना है ऐसे करके तो बोले वो हंस दिए। तो बोले अब मैं उनके संग लिफ्ट में घुसने लगा 1-2 बार ऐसे करके। ठीक है कोई नहीं, एक जोक वोक सुनाया उनको। फिर बोले मैं लोन चाहिए था मुझे 50 लाख का उस समय। तो एक रघुपत बैंक कोई था, उससे उनके चेयरमैन से मीटिंग नहीं हो पा रही थी। तो बोले उसके पास गए, बोले कि हमने एक शाम को इवनिंग में पार्टी रखी है, वाइन पार्टी, तो आप आइए प्लीज़। अरे बोले मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं आ सकता। तो मैंने उनसे कहा कि वो धीरू भाई भी आ रहे हैं। अच्छा धीरू भाई आ रहे हैं, ठीक है तो फिर आएंगे। फिर बोले मैं वो लिफ्ट में गया, धीरू भाई आने वाले थे उस समय, और धीरू भाई को मैंने धीरू भाई शाम को वाइन पार्टी रखी है, आप प्लीज आ जाना, मेरा काम हो जाएगा। उसको बोल दिया कि आप आ रहे हैं। तो बोले मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो आएंगे। वो ऐसे हंसे और चले गए। तुम सारे बदमाश हो, चले गए। शाम को बोले वो आ गए, आए और बोले वो 10-15 मिनट रहे और चले गए। उनको भी ये बताया कि वो बैंक का वो आ रहा है, इसलिए भी आए वो। नहीं वो भी जो भी रहा, लेकिन उसके बाद अगली लाइन देखिए, बोले वो आके चले गए और उसके बाद मैं बिल देने गया काउंटर पर। बोले बिल तो पे हो गया आपका। तो बोले धीरू भाई ये आदमी थे। मतलब अब आप उनको अनिल अग्रवाल जी को देखिए, वो अपने आप में धीरू भाई है। मतलब आज के डेट में वैसे मुझे लगता है जिसने भी किसी एक फील्ड में महारत हासिल की या जो उस लेवल पे गया, वो इसलिए गया क्योंकि उसके अंदर वो गुण थे, तो इसलिए वहाँ पहुँचा। आई थिंक सो। और ये मैंने बहुत सारे लोगों में देखा है, कई बार जो बंदा नीचे से ऊपर तक पहुँचा है उसमें कोई ना कोई खास बात होती है, जो अपने कमिटमेंट का पक्का होता है या कहीं कल्चरल वो डिपेंड है। तो ऐसा मुझे लगता है रूट से तो जुड़ना पड़ेगा। जो ऊपर देखो, ऐसा नहीं है सक्सेस किसी को भी मिल जाती है। मैं ये भी कहूँ जब भगवान देने पे आता है तो सोचते थोड़ी ना कि किसको दे रहा है। सही बात है, भंडार तो देना है, पर रुकता उसी के पास है। हाँ बस ये है कि सस्टेन कौन कर पाएगा। मिल तो जाएगा, पॉपुलर तो बहुत लोग हो जाते हैं, सस्टेन कौन कर पाता है। अमिताभ बच्चन की तरह 85-86 साल 90 साल तक कौन उसको बना के रख पाएगा। उसके लिए रूट पकड़ के रखना पड़ेगा। यही कोशिश हमने भी यहाँ कैनविन फाउंडेशन में की अमित भाई, कि वो साले रूट नहीं छूटने चाहिए हमारे। जो एक कंपैशन है, जो एक आत्मिक कनेक्ट है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और समहाउ वी लुक इनटू, और ये मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी का भी एक बैड साइड है कि जैसे जैसे हम टेक्निकली साउंड होते जा रहे हैं, ये इमोशंस कहीं ना कहीं छूट रहे हैं। अमित भाई इसको कैसे देखते हो आप? टेक्नोलॉजी में हम स्ट्रोंगर बनते जा रहे हैं तो हम सिर्फ इमोजी भेज रहे हैं।
आप हम रियल में अंदर से कुछ नहीं है ऐसा, मतलब आपको पता क्या है कि आप पता है कि इंडिया में हम्म, आपको तो खैर पता ही होगा, हम्म, हेल्थ टूरिज्म सबसे बड़ा बिजनेस बनता जा रहा है। और होना चाहिए बल्कि मुझे लगता है। स्कोप इतना बड़ा अभी पूरी तरीके से टैप नहीं किया हमने, पर क्यों है? उसी वजह, कॉस्ट इज वन फैक्टर, बट जो वार्मथ है, वार्मथ है। आप बाहर जाते हो आपको ट्रीटमेंट बहुत अच्छा मिलेगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो प्रोफेशनल है, वो वार्मथ नहीं मिलेगी। अतिथि देवो भव वाला मामला हाँ, नहीं है। वैसा नहीं है कि आप जैसे गए अभी मिले सबसे और ठीक है बढ़िया है, कुछ शिकायत बताओ, तो ये जो है वो आएगा अपना काम कर रहा है, चाहेगा, उसको इस बात से मतलब नहीं है कि तुम्हारे बेटे का क्या नाम है और बेटी का क्या नाम है और पिताजी कहाँ काम करते हैं, वो उसको कोई लेना देना कोई नहीं ना, क्या मतलब है, आप गए जाओ, सो दे आर गुड इन दैट प्रोफेशन, लेकिन देन इट बिकम्स टू मैकेनिकल समटाइम। जबकि एजुकेशन और हेल्थ ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर वार्मथ होनी चाहिए। गुरु से आप जैसे कनेक्ट करते हो ना, अब गुरु को कमाता होगा चेला हाँ, ज्यादा सीख जाता सीख जाता है, है, क्योंकि कनेक्ट है। आईएएस बनाने वाले ने आईएएस बनाए, वो आईएएस नहीं है बट वो गुरु है। तो ये चीज जो है ना इंडिया को और इनकलकेट करना चाहिए इन द सेंस, अभी तक पूरी तरह वो चीज एज ए बिजनेस हाँ, बनी नहीं। अभी भी हम एजुकेशन बाहर की मान के मान के चलते हैं, उसको वैल्यू ज्यादा देते हैं। क्योंकि हमने भी एजुकेशन में कमर्शियलाइजेशन डाल दिया, कमर्शियलाइजेशन हो गया, दोनों फील्ड में हो गया सर। अब दोनों डॉक्टर बहुत में ज्यादा हो गया। हॉस्पिटल में जाता हूँ मैं यहाँ पे, तो जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर 5 स्टार होटल तो दिखेगा आपको, सारे बढ़िया व्यवस्थाएं हैं, लेकिन वो वार्मथ नहीं दिखेगी। आजकल तो बल्कि टच भी नहीं करते हैं, वो बोलते रहेंगे, वो लिखते रहेंगे, जाओ जी टेस्ट ले आओ जी, करो जी। तो पहले ऐसे देखते थे, यहाँ जी ऊपर सांस करो, वो तो बंदा आता तो वैसे ही ठीक हो जाता था कि हाँ ठीक है। हंसो, एक जोक सुनाता था, सरकास्टिक बोलता था, आपके अभी क्या चल रहा है जिंदगी में बात करता था, तो वो सब खत्म हो गया। बहुत बढ़िया अमित भाई। इसमें जैसे आप देखते हैं कि जो इमोशंस कहीं ना कहीं हमारे पीछे छूटते जा रहे हैं, इसको कैसे देखते हो अमित भाई आप? जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो रिलेशंस डाउन होते जा रहे हैं, जो वार्मथ थी रिलेशंस में वो कम होती जा रही है, तो क्या मतलब ये एआई टेक्नोलॉजी जितना बढ़ रहा है उसका असर है कि क्या है ये? कलयुग को कलयुग क्यों कहा जाता है? क्योंकि कल पुर्जों का मशीन ही हो गया। सो बेसिकली ये जो इमोशंस हैं उनको वैल्यू कम करेंगे हम, और धीरे धीरे एफिशिएंसी की ओर ज़्यादा जाएंगे कि इंसान कितना ज़्यादा आउटकम दे सकता है, उधर फोकस हो जाता है। तो ऐसे में डेफिनेटली वो ध्यान नहीं दे पाएगा इमोशंस पर। यदि उसको ओपीडी में 500 लोगों को, 1000 लोगों को एक दिन में करना है, तो कितने लोगों से बात करेगा? क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर है वो। अदरवाइज क्या होता था कि आदमी आधा घंटा भी बैठता था एक पेशेंट के साथ। परफॉर्मेंस प्रेशर है, परफॉर्मेंस प्रेशर, उसको रिजल्ट देना है, उसके आउटकम। और ये हर इंडस्ट्री, ये हेल्थ केयर नहीं, हर इंडस्ट्री। तो आपको ये तय करना होगा कि आप दोनों चीज़ों का बैलेंस कैसे बनाओ, क्योंकि प्रॉफिटेबल सस्टेनेबल तो सबको करना है। अभी क्या हो गया कि अभी मेरे पास रिक्वेस्ट आती है, अभी मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो वहाँ पर एक टेलीकॉम कंपनी ने एक काम दिया कि आप हमारे पूरे सिस्टम को एनालाइज कीजिए और एक प्लान बना के दीजिए कि अगले 3 सालों में हमारी जो वर्क फोर्स है वो 80% कम हो जाए। क्या बात है? साइबर सिक्योरिटी, मतलब आप समझ रहे हो, जहाँ 100 लोग हैं वहाँ 20 रह जाए। मशीन और मैंने कहा मैं तो नहीं कह सकता कि 80% कम होगी, बट आई कैन ट्राई। तो हम लोगों ने सारे प्रोसेस समझने शुरू किए, क्या क्या होते हैं, सॉक ऑपरेशन से लेकर, मैलिव एनालिसिस से लेकर, थ्रेट इंटेल से लेकर, ऑडिट से लेकर, असेसमेंट से लेकर, क्लाउड सिक्योरिटी टू डेटा सिक्योरिटी टू ऑल प्रोविजन हमने समझे। फिर उसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं वो निकाले, और जब हमने 2 हफ्ते बाद रिपोर्ट दी तो हम 80% कम कर सकते थे। मतलब कि 80% लोग 100 में से 80 लोगों की जरूरत नहीं है, खत्म कर देगा एआई अगले 3 सालों में। ये मेरा अगला प्रश्न भी था। तो ये तो हो ही रहा है। और ये चीज़ जो हमारी जो बात शुरू हुई थी ना, कि ये चीज़ बाकी इंडस्ट्रीज़ में हो तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हेल्थ केयर और एजुकेशन में पड़ता है। अभी कोई सोच सकता था कि एक ट्यूशन पढ़ाने वाला बिलियनर बन सकता है? नहीं सोच सकता। फिजिक्स वाला ने करके दिखाया, बिल्कुल करके दिखाया, खान सर कर रहे हैं, खान साहब ने करके दिखाया, विकास दिव्य कीर्ति कर ही रहे हैं, या और भी जो भी लोग हैं टीचर्स अच्छा पढ़ा रहे हैं। और ये तो शुरुआत है अभी, ये तो शुरुआत है। तो इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी ने, यदि आप अच्छे टीचर हैं तो टेक्नोलॉजी ने आपको स्केल दे दिया। अदरवाइज क्या होता था कि आप 100, 200, 500 लोगों को एक साथ पढ़ा पाओगे, इससे ज़्यादा तो नहीं पढ़ा पाओगे। उससे कॉस्ट बढ़ जाएगी, उससे आप कोटा में जो एजुकेशन लेने जाते थे बच्चे 40,000, 50,000, 1 लाख दे रहे हैं, वो ख़त्म कर दिया ना। सो देयर इज़
a positive side of it also. मतलब वो देखते थे ना कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप, जैसे एक नॉर्मली आती थी। तो समाउ मुझे ये लग रहा है कि जैसे अब एआई को बोल रहे हैं कि जी आपकी कहीं ना कहीं जॉब कम हो जाएंगी, इतने लोगों को कंपनी से निकाला जा रहा है, तो क्या मतलब ये अभिशाप हो रहा है, या फिर जैसे कंप्यूटर आए थे तो लग रहा था कि नौकरियां कम होंगी, फिर उसके बाद कंप्यूटर चलाने वाले लोग रखे गए। तो ये भी लोगों में डाउट रहता है कि इसको कैसे देखते हो आप, इसको कैसे रोक सकते हैं? देखो जॉब तो सफ़र करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि वो तो देख ही रहा हो ही रहे, लोग लगातार फायर हो रहे हैं। अभी फेसबुक ने कल मेटा ने भी निकाले कुछ 6-7 हज़ार लोग, उनको बोला कि आज वर्क फ्रॉम होम करना, और सुबह 4 बजे ईमेल भेज दी कि आप लोग फायर्ड हो, आना नहीं है कल। ऐसे किया है मेटा। बाकी कंपनीज का भी सुना हमने, गूगल ने भी निकाले थे, सब निकाल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस हैं जहाँ पर अब एआई विल टेक केयर। बीच वाली कड़ी को तो साफ ही कर रहे हैं, साफ ही कर रहे हैं। या तो करने वाला बचेगा या टूब वाला बचेगा। तो अब ये इवोल्यूशन प्रोसेस का पार्ट है। जब कंप्यूटर आए थे तब भी ऐसे बहुत सारे काम थे जहाँ पर लोग बहुत इन्वॉल्व होते थे, अब वहाँ नहीं है। वहाँ पर अब वो चीज़ें कम लोग कर पाते हैं, बिकॉज कंप्यूटर मैनेज कर लेता है। पेपर वर्क बहुत होता था, पेपर ही मैनेज हो रहा है, एक बंदा है वो फाइलें लेके मैनेज कर रहा होता था कि वो जाएगा वो लेके आएगा। तब तो हॉस्पिटल में देख लीजिए आप, फलाने की फाइल ले आओ, फलाना, यही हो रहा होता। अभी तो वो सब डिजिटाइज हो गया, मोबाइल नंबर डालो, सबका रिकॉर्ड सबके सामने। तो जॉब इवॉल्व करती है। जॉब अब वो वाली ज़्यादा आएंगी जो कॉग्निटिव स्किल्स ड्रिवन होंगी, जहाँ पर आप सिर्फ मैनुअल वर्क करके एफिशिएंसी क्रिएट नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा कॉग्निटिव एडिशन भी है। जैसे कि अभी ऐसे सारे जॉब जो डेटा ड्रिवन होते थे, जैसे डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, या जजेस हैं, या और भी सीएज हैं, ये धीरे धीरे एआई की तरफ शिफ्ट करेंगे। सीए के फील्ड में काफ़ी इम्पैक्ट आ रहा है, सब एआई की तरफ शिफ्ट करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि जिसने जितनी किताबें पढ़ ली उतना एक्सपर्ट है। आप एआई से ज़्यादा थोड़ा किताबें पढ़ लो। सही बात है, ये तो पूरी दुनिया की किताबें पढ़ के बैठा हुआ, और क्विक भी देगा और कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, और टाइम भी नहीं लगना, और बार बार नहीं बोलना पड़ता, और थकेगा भी नहीं। सो वो सारे इम्पैक्ट तो पड़ेंगे सर। ऑफिस पॉलिटिक्स भी नहीं करता। हाँ चाय पानी का खर्चा भी नहीं होता, चाय पानी का खर्चा भी नहीं, करप्शन भी नहीं है। करप्शन नहीं। तो इनफैक्ट जब ये नीट पेपर वाला मामला आया, मैं करने वाला था, तो लोगों ने मेरे से कहा कि साहब ये क्या सॉल्व नहीं हो सकता। मैंने कहा ऐसा नहीं है, बहुत सारे एग्जाम है जिनके पेपर कभी लीक नहीं हुए। जैसे यूपीएससी का पेपर लीक नहीं होता हुआ आज तक, या जेईई का पेपर लीक नहीं हुआ। इनफैक्ट जेईई का पेपर इसलिए लीक नहीं हुआ, जेईई का ऑनलाइन एग्जाम होता है, मतलब आपको कंप्यूटर पर बैठ के देना होता है। तो क्यों ना हम इसको भी ऑनलाइन ही कर देते नीट का। और बोले नहीं साहब उसमें भी एरर हो जाती है। मैंने कहा एरर कैसे हो जाती है यार? आज कभी आपने, आज पिछले 20 साल से आप जीमेल यूज़ कर रहे हो, कभी ऐसा हुआ कि मेरा ईमेल आपने खोल दिया हो? नहीं होता ना। तो मैंने कह दी, मैंने एक लॉगिन आईडी पासवर्ड किसी को दिया है और वो एग्ज़ाम देगा तो उसी का रिजल्ट आएगा उसको। इनफैक्ट क्वेश्चन पेपर भी आप एआई से सेट करवा सकते हो, डायनेमिक है। आप अभी लोगों से सेट कराते हो, उनको बंकर रूम में बैठाते हो तो वो लीक हो जाते हैं कि साहब क्वेश्चन तो पता ही है उनको जो उन्होंने दिया है। तो आपने बैंक एआई के पास है ही, और वो नए क्वेश्चन भी बना सकता है। एंड पेपर भी ऑनलाइन है, तो अब कहाँ जितना ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम होगा उतना इस तरह के। अभी एक सीबीएसई का बच्चा था, उसने कहा कि मेरे पेपर में कम मार्क्स आए हैं, आप दोबारा चेक कराइए। हाँ, वो भी मैटर उठा रखा है, ये आजकल जो नई वो चल रहा है, बवाल हो गया कॉकरोच पार्टी ने। हाँ, अब वो पेपर निकाला उसका आंसर शीट, तो आंसर शीट उसकी थी नहीं। हाँ, तो मुझे याद आया कि हमारे टाइम पे जब यूपी बोर्ड के एग्जाम होते थे, तो मेरे कभी बहुत अच्छे यूपी बोर्ड में अच्छे नंबर आते नहीं है। यूपी बोर्ड में और सीबीएसई से हरियाणा का भी यही हाल था। आप देखोगे कि अब इसका कारण ये नहीं है कि वहाँ के बच्चे अच्छे नहीं है, पढ़ाई अच्छी नहीं, क्योंकि सीबीएसई वाले से हिंदी तो अच्छी होगी मेरी, मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ा, या आईसीएसई वाले से हिंदी तो अच्छी मेरी होगी, उनके हिंदी में 99 नंबर है और मेरे 56 आप समझ रहे हो? इसका मतलब कहीं कहीं गड़बड़ है। तो मैंने देखा, समझ में कोशिश करूँ तो होता क्या था, जो हिंदी या इस तरह के सब्जेक्टिव पेपर्स होते थे, मैथ में तो फिर भी आप आंसर देख के नंबर दे सकते हो। जैसे इंग्लिश है, लिटरेचर है, चेक करके मूड पे है, वो मूड पर और विड्थ पर। हाँ। कितनी मोटी किताब है और उसने एक एवरेज नंबर बना लिया है कि मैं किसी को भी 65 से ऊपर नहीं दूंगा। हमारे साथ भी ऐसे होता है ना, तो वो नहीं देता था। वो सारे नंबर, वो
56, 57, 58, 56, 57, 58, उन्हें मान रखा है कि बीच से ऊपर देना ही नहीं है। और उसे पढ़ना भी नहीं है। हाँ, क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि 15 लाख 16 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं हाँ, और आपको 3-4 महीने में रिजल्ट देना है। एक एक बंदा 5-5 हज़ार कॉपियाँ 10-10 हज़ार कॉपियाँ चेक कर कैसे कर लेगा? मतलब उसके पास 10 सेकंड में नहीं है कॉपी चेक करने का, और आप क्या करो, उसको 2 रुपए 5 रुपए मिल रहा है पर कॉपी, यही होता है। क्या बात कर रहे हो सर, आप डिटेल में जा रहे हो आप तो। तो प्रैक्टिकलिटीज पे जाओ ना आप, मतलब आप फिर आप उम्मीद करो। आप कह रहे हो कि इसको ऑनलाइन कर देना चाहिए ऑफ कोर्स होना चाहिए, और उसको भी एआई से चेक कराओ। उसको भी। लेकिन सर जैसे ये अभी जो आपने बताया कि वो उसका पेपर था कि उसने गलत सीट चेक कर ली, अभी जो मुद्दा भी उठा है बहुत, तो ऐसे तो फिर उसमें भी तो चांसेस है कि गलती होंगी। इसको कैसे आप कम कर सकते हैं या कैसे देखते हैं उसको? वही तो मैंने कहा, कभी ऐसा हुआ आज तक कि जीमेल मैंने आपका लॉगिन कर लिया गलती से? नहीं हुआ ना। उसमें भी कहीं ना कहीं गलती हुई है। और कितने करोड़ लोग हैं, जीमेल अकाउंट ही कम से कम 400 करोड़ होंगे, एक के संग भी नहीं हुआ। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट एक आध हो भी गया होगा तो वो डिटेक्ट हो जाता है, बिकॉज पीछे सर्वर्स चल रहे हैं, वो ऑटोमेटिक एनोमली डिटेक्ट करता है। ऐसे सुपरफिशियली निकल जाएगा कोई केस, डिटेक्ट तो होगा, पीछे अलर्ट आ जाएगा। तो तभी तो टेक्नोलॉजी। तो फिर क्या इच्छा शक्ति की कमी है कि सरकार नीट के एग्जाम को ऑनलाइन नहीं कर रही, या क्या मतलब कोई बहुत बड़ा गैंग है इसके पीछे जो पैसे के लिए कर रहा है? कैसे देखते हो? क्योंकि अब आजकल मेरे ख्याल से लोगों का भरोसा भी कम होता रहा है, सबसे बड़ी बात ये है। नहीं, सरकार में कोई भी प्रपोजल यदि डाल भी दिया जाए ना, तो एक ब्यूरोक्रेसी का पहला रिएक्शन होता है कि अरे नहीं, टैक्स से घबराते हैं, चेंज से घबराते हैं, उन्हें चेंज करना ही नहीं है। अरे और उसके बाद तो पूरे ताकत लगा देंगे कि ये क्यों नहीं हो सकता, पूरी ताकत, मतलब उनकी पूरी एनर्जी इसमें लगेगी कि वो ऐसे ऐसे रीजन ले आए, क्लॉजेस ले आए, सेक्शन ले आए, कारण ले आए, जिससे कि वो कन्विंस हो जाए मिनिस्टर की नहीं साहब ये तो आप गलती कर। अब वो सोचते हैं कि मिनिस्टर सारा प्रेशर हमें ही देना है, पहले से प्रेशर बहुत है, क्यों यार साला। यदि विल पावर नहीं होती सरकार की तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ईवीएम होते ही नहीं। विल पावर थी तभी तो हो रहा है। विल पावर है इसलिए डिजिटाइज हो गया बहुत सारे डिपार्टमेंट, यूपीआई इंप्लीमेंट हो गया, वरना विल पावर नहीं होती तो जीएसटी डिपार्टमेंट पूरा उस जीएसटी नहीं होता, विल पावर नहीं होती तो ये जो नोटबंदी हुई थी नहीं होती, विल पावर नहीं होती तो 370 नहीं हटती। तो विल पावर तो है, प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी क्यों नहीं है? क्योंकि नीचे सिस्टम बैठा हुआ है, वो अभी बवाल होना शुरू हो गया, अब देखना अभी हो जाएगी। क्योंकि अब मामला नीट का सरकार की क्रेडिबिलिटी तक पहुंच गया। और ये जो इतने मैंने देखा, अभी अब मुद्दे में मैं आना नहीं चाह रहा था, बट दिस इज द हॉट मोमेंटम कि यार आपके 15 दिनों के अंदर अंदर 2 करोड़ लोग आपके खिलाफत में आ रहे हैं, और उनमें भी सारे जेनजीज हैं। और सबसे बड़ा गुस्सा भी इसी चीज को लगे है कि यार हमारे लिए आप इतना सिक्योर सिस्टम नहीं बना पा रहे, तो हमारे लिए देश के लिए क्या, देश हमारे लिए क्या करेगा, है ना? और ये सवाल यह है, मतलब इसको आप नकार नहीं सकते मतलब यू कांट, या तो आप पक्ष में विपक्ष में हो ना हो, लेकिन इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब 22 लाख लोग भविष्य ऐसे नहीं मचा सकते। और फिर जिसकी सुसाइड जिसने किया है यार, उसकी तो फैमिली है, वो उसका तो पूरा संसार था, वो जिसका बच्चा चला गया। तो आप और कोई अकाउंटेबल नहीं। हाँ, सही बात है। मैं तो कहता हूँ कि भाई इतना बड़ा हुआ जिसने 22 लाख लोगों की जिंदगी दांव पे लगा दी, और एक बंदा भी अकाउंटेबल नहीं है इसके लिए। ये थोड़ा सा पेनफुल भी है। ये तो पेनफुल है ना। आप, मैं तो कहता हूँ 2-4 लोगों को सजा मिलेगी जहाँ 20-20 साल की, वहाँ अपने आप डर बनेगा। आप विदेश में जाओ, और नेता कई सारे ऐसे देश हैं, नीचे से ऊपर तक होना चाहिए। दुबई में रोड पे फोन रख के चले जाओ, 2 दिन बाद आना वहीं पड़ा रहेगा। क्योंकि डर इस हद तक है कि उसने छू भी लिया ना किसी ने, कैमरे ने देख लिया तो हाथ ही कटेंगे फिर। डर तो है ना। आप कुछ चीजों के लिए डर बनाना पड़ेगा। ये बात फाइनेंशियल लॉसेस की नहीं है, ये लोगों की जिंदगी क्रेडिबिलिटी की है। फाइनेंशियल लॉसेस पे तो एक बार आप फिर भी लीनियंट हो सकते हो, यहाँ नहीं हो सकते। जैसे एआई आया अभी, जैसे बात भी चली कि हमारी जॉब्स भी जा सकती हैं, तकलीफें भी आएंगी, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ों को बेटर भी कर रहा है। तो इसको यूज करने का एक बैलेंस्ड वे क्या हो सकता है अमित भाई, कि अवेयरनेस बढ़ाई जाए, या क्या मतलब क्या हो? पहले मैं रिस्क, यदि आपको पता है ना कि रिस्क क्या है तो बैलेंस आप निकाल लोगे। जैसे कि हर चीज़ लाइफ में देखना, कोई भी चीज़ एडिक्शन हो सकती है। जैसे कि आप दौड़ना पसंद है आपको, दौड़ना भी आपके लिए एडिक्शन हो सकता है। लोग हमें रात दिन दौड़ रहे हैं क्योंकि उनको उसी से वो जो किक मिल रहा है, डोपामिन या जो भी है, यू नो बेटर देन मी, जो केमिकल रिएक्शन होता है, ऑक्सीटोसिन जो भी है वो मिल रहा है उनसे। फिर
ड्रग का है या अल्कोहल का है, उसी तरह का सोशल ये नशा मीडिया, है। इंटरनेट और चैट जीपीटी या इसका है। अब जो लोग भी चैट जीपीटी इस्तेमाल करते हैं वो कई बार चैट जीपीटी से ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जो वो डॉक्टर से नहीं पूछेंगे, लॉयर से नहीं पूछेंगे, सीए से नहीं पूछेंगे, ये लोग संकोच तो करेंगे। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह बात करते हैं। बिल्कुल ऐसा बात। और कई बार इस हद तक चले जाते हैं कि वो हम्म, सामाजिक दृष्टि से भी ठीक ना हो, हाँ, उनको लगता है ये तो किसी को पता नहीं है, हाँ, पर पता है। आज की डेट में आज जितने लोग चैट जीपीटी इस्तेमाल करते हैं, आप शाम को ट्राई करना, चैट जीपीटी से सवाल पूछना, डिस्क्राइब मी, तो वो आपके बारे में सब कुछ बता देगा। और ऐसी चीज़ें बताएगा कि आप डर जाओगे, यार ये कब, क्योंकि आपने कुछ ऐसा पूछ लिया होगा। मान लीजिए वो बहुत सारी तारीफ़ करता है आपकी, तो आप लास्ट में लिखना कि यार ये तो तारीफ़ कर रहे हो, कुछ नेगेटिव भी बता दो। फिर वो आपको धोएगा दो बता देगा जो फिर आपको वो खुद ऐसे से- धोएगा ना आपको कि आपको लगेगा यार ये क्या है। अब कोई इन्वेस्टिगेशन होता है ना, तो मैं उस व्यक्ति से इंटरोगेशन करता ही नहीं, मैं उसके चैट जीपीटी से पूछ लेता हूँ कि पिछले 3 महीने में क्या क्या खेला हुआ। ये इतना बड़ा रिस्क है। तो आप जितना किसी चीज़ पे डिपेंडेंट होते चले जाएंगे वो आपके लिए खतरा है। हम्म, आर यू रेडी टू टेल एवरीथिंग टू दैट मशीन। मशीन प्लेटफॉर्म विच कैन रिवील इट टू एनीबॉडी? हम्म, मैंने आपको बोला था कि एक बार मैं हम्म, यहाँ गुड़गांव में मोबीक्विक हैक हुआ, हम्म, 11-12 नवंबर की बात। 2 दिन में उनका 11 तारीखों की पैच रिलीज हुआ, 2 दिन में 40 करोड़ रुपए 2500 अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए। हम्म, उसके बाद एफआईआर वगैरह हुई होगी, जो भी है। 13 तारीख की सुबह मुझे एक चैनल से फ़ोन आया कि इस पर डिबेट करना है, आप अवेलेबल हैं? तो मैंने कहा ठीक है। अब मैंने ज़्यादा उस समय तक रिसर्च की नहीं थी, पढ़ा नहीं था, तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा, मैंने कहा यार ये कुछ मोबीक्विक का हैक हुआ है, शायद कुछ बता दो तो मैं डिबेट में पार्टिसिपेट करूँगा, कुछ पॉइंट्स दे दो। ऑब्वियसली अब करते हैं सब। तो उसने मुझे 4-5 पॉइंट दे दिए कि ऐसे हुआ, ये रूट कॉज था, ऐसे ऐसा। लास्ट में लिखा कि एफआईआर की डिटेल्स भी दे दूँ। वो तेरी। तो मैंने यहाँ एसीपी को फ़ोन लगाया गुड़गांव में, मैंने कहा सर ये एफआईआर कब हुई? बोले 2 घंटे पहले। आप समझ रहे हो कि गलती आप नहीं करेंगे, कोई और आपका डेटा डाल देगा, तो आप कब तक बचेंगे? तो डेटा तो आपका जाएगा। सवाल ये है कि यदि आपको पता है कि आपका डेटा बाहर है तो आप सेफ। मैं ये नहीं कह रहा कि उसी तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। हाँ, फिर आप ऐसे ही रिस्पॉन्ड करो ना। आप एआई इस्तेमाल कर रहे हो पर आप ये जान के कर रहे हो कि एआई का ये रिस्क है, तो फिर आप सेफ। हाँ, पर आप भावनाओं में बह के एआई इस्तेमाल कर रहे हो कि कई लोग हैं जिन्होंने एआई को गर्लफ्रेंड बना लिया और वो अभी मान नहीं पा रहे हैं कि वो एआई है। भाई जब इस दुनिया में आए और आपको बता दिया कि दुनिया इल्यूजन है, माया है, और एक ना एक दिन हमें भी मरना ही है, तब भी लोग 1000 सालों की प्लानिंग करके बैठे हुए हैं, करते हैं। जबकि कल का पता नहीं क्यों, जबकि पता है कि ये ऐसे जाना ही है, जाना ही है। फिर भी बुढ़ापे में भी हम बुढ़ापे में कहते हैं पैसे 200 और कैसे करोड़ आ कमाए जाए, जाए। 1000 करोड़ आ जाए और 200। यही हालत है एआई की कि आपको पता है कि वो एआई है, लेकिन आप मानना नहीं चाह रहे। आप आंखें बंद करके वो ऐसा ही किसी एडिक्शन के साथ होता है। दिस इज अ नॉर्मल बिहेवियर। द सोल्यूशन इज कि यदि आप जानते हैं, थोड़ा सा कॉन्शियस हैं, तो फिर आप सेफ। फिर आप शराब खाने में भी जाइए, 2 पैग लेके भी जाएंगे तो नुकसान नहीं है। लेकिन कई बार अमित भाई मैं देखता हूँ कि जैसे बच्चों की बात करते हैं, बच्चों को पता है एडिक्शन है कि यार मेरे को ये, अब मैं गेम के अंदर घुसता जा रहा हूँ, वो छोड़ नहीं पाते। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है। तो इसका एक कोई इजी सोल्यूशन बता दो हमारे को कि यार कुछ ऐसा इजी हो जाए। होता सर तो अभी तक पूरी दुनिया इम्प्लीमेंट कर लेती है। अभी आपको पता है चाइना ने हाँ, टीनेज बच्चों के लिए इंटरनेट बंद कर रखा है, रेगुलेट कर दिया, 45 मिनट से ज़्यादा अलाउड नहीं है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए तो शायद 15 मिनट भी अलाउड नहीं है, और उससे ऊपर 45 मिनट है। ऑस्ट्रेलिया ने भी बंद कर दिया, जापान ने भी कर दिया, और बाकी कंट्रीज़ भी कर रही हैं। यदि उनके पास कोई ऐसा सोल्यूशन होता, बिकॉज इम्पैक्ट तो उनको भी हो रहा है कि सारी जनरेशन गुलाम होती चली जा रही है, तो वो कर लेते हैं। एक जो सोल्यूशन ऐसा हो सकता है कि हम, जैसे यदि मैं किसी बच्चे को बोलूं या किसी बड़े को भी बोलूं कि सर गोयल साहब डार्क वेब बहुत खतरनाक चीज़ है, डार्क वेब पे ये होता है, ड्रग बिकती है, और भी खतरनाक कॉन्टेक्ट किलर भी हायर होता है, तो डार्क वेब यूज़ नहीं करना, मतलब डोंट गो ऑन डार्क, ऐसे करते हैं ना वो। 99 लोग जानबूझ करके आज रात डार्क वेब भी खोलेंगे लगे कि देखते क्या है। तो ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी। टेंडेंसी मैं यदि आज की डेट में बोलूँ कि इंटरनेट रोक दो, ये बंद कर दो, पबजी मत खेलो, तो पबजी VPN से खेल रहे हैं लोग। सो वो स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। सट्टेबाजी चल रही है, हाँ, IPL में जो लग आप रहे हैं। जो आप रोकोगे वो तो फिर आज करेगा ही, फिर तो आदमी उसको हक बना लेगा कि मैं तुम्हें करूँगा।
आपने क्या करना है कि उसके इंटेलेक्ट पे खेलना है। यदि मैंने आपको बताया कि देखिए ऐसा है कि ये भी यूज़ करो, ये भी यूज़ करो, ये भी यूज़ करो, लेकिन इसका रिस्क ये है। अब मैं जानता हूँ कि आप इंटेलिजेंट हो, निर्णय आप पे। जब आप सामने वाले पे जिम्मेवारी छोड़ देते हो ना, तो वो सही निर्णय ही लेता है। जब आप अपना निर्णय उस पर थोपने की कोशिश करते क्या हो, बात है, तो वो उसकी विद्रोह में खड़ा हो जाता है। तो इतना बच्चों के लिए खास तौर से कभी उसका बच्चों अच्छा को बुरा बताना है, हाँ उनको गाइड करना बस इतना। मैं जब भी बच्चों की क्लासेस लेने जाता हूँ स्कूल में, मैं कभी नहीं बोलता कि ये गेम मत खेलो। मैं उनसे पूछता हूँ, मेरे 50% टाइम मैं उनसे पूछ रहा हूँ, और बाकी 50% टाइम मैं बोलता हूँ कौन कौन सा गेम खेलते हो। अभी आपके उसमें बच्चों के पूछा साथ। मैंने, तो बोला उसने फोर्टनाइट खेलता हूँ। मुझे पता है फोर्टनाइट के क्या नुकसान है, मैं उसको नहीं बोला खेलो, कम खेलना, बस ऐसे ऐसे बोला। फ्री फायर खेलता हूँ, रोब्लॉक्स खेलता हूँ, और भी जो माइनक्राफ्ट है खेलता हूँ, सारे गेम बच्चे बता देता हूँ। उसके बाद मैं और क्या करते हो, फिर मैं उन्हीं गेम को खोलता हूँ लैपटॉप, फिर मैं दिखाता हूँ ये गेम क्या क्या डेटा लेता है आपका, क्या क्या जानता है आपके बारे में। यदि मुझे आपका हैंडल पता है तो मैं क्या क्या पता कर लूँगा। तो बच्चे डरना शुरू हो जाते हैं, अच्छा ये भी है, वो भी है, ऐसा भी है। फिर कान खोलना शुरू, फिर मैं कहते फिर मैंने इस गेम से क्या क्या किए हैं कांड, मतलब क्रिमिनल कैसे इसको यूज़ करते हैं, फिर मैंने उस क्रिमिनल को पकड़ा कैसे, और फिर मेरा सेशन खत्म हो जाता। मैंने सब दिखा दिया। मैंने ये नहीं बोला गेम मत खेलना, मैंने कहा अब आप सब इंटेलिजेंट हो, आप जानते हो कि क्या नहीं करना है। वो अपने आप उसको रेगुलेट कर ले। बस मैं उसको डिसीजन मेरे हाथ में है। डोंट डू दिस। एक्चुअली हमारे दिमाग में डोंट प्रोसेस नहीं होता। प्रोसेस नहीं होता। गजब बात बताई आपने। डोंट प्रोसेस नहीं होता। मैं आपसे कहूँ गोयल साहब डोंट थिंक अबाउट एलिफेंट, तो वही आएगा, तो वही सोचोगे आप, तो मैं क्यों बोलूँगा। आप उसको सिर्फ सच्चाई बता दो कि भाई ये है, और मैंने ऐसे किया, अपना अनुभव बता के चले। और ये काम आपने बड़ा बखूबी किया, जिम्मेदारी से किया। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, तो करीबन 9-9.5 लाख लोगों को आपने, और वो भी एक अच्छे ऑफिशियल्स को आपने ट्रेन किया है। आई थिंक इससे बढ़िया काम हो नहीं सकता। नहीं सर, मैं कोई ठेकेदारी के संग नहीं किया, मैं होता चला गया। होता क्या है कि जब यदि मैं ट्रेनिंग की तरह ट्रेनिंग नहीं देता। मैं 6-6 घंटे सुबह से शाम तक, यदि आप खासतौर से पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेन कर रहे हो, तो वो उनका इम्पेशेंट भी होते हैं और उनको बैठने की आदत नहीं होती, और दूसरा वो उनको हुक करके रखना बड़ा मुश्किल होता है, कमांड भी नहीं लेते हो, ईगो भी होता है। तो आपको एक ऐसी तकनीक चाहिए होती है पढ़ाने की कि वो मजे हंसते रहें और स्वाद आते रहे, खुलखुलाते रहें, और उनको सीखने को मिल जाए, इन्वेस्टिगेशन भी हो जाए। फिर तो एक आधी पोएट्री भी सुनाते रहो। हाँ, बस सब पूरा, मैं उपनिषद से लेकर महाभारत तक सब कर, क्वांटम फिजिक्स से लेकर सब कर, और उसके बाद केसेस भी सॉल्व हो रहे हैं, और ट्रिक भी बताई जा रही है, और टूल भी डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। फिर दूसरों को लाके भी उनके डिटेल निकाल के हैक करके सब दिखा। तो वो एक ऐसा इंटरटेनमेंट शो होता है कि मैं 4 दिन 5 दिन की भी ट्रेनिंग दूं, तो लोग कहते हैं सर एक दिन और। इसमें एक बात भी सीखने को मिल रही है कि हम अवेयरनेस कैंपेन भी चलाएं, तो ऐसा इंटरटेनिंग और एंगेजिंग होना चाहिए कि वो आदमी अपने आप ही अवेयर हो रहा है। बिल्कुल, आप उसको, लोग कहते हैं ना जैसे सर आप 4 टिप ऐसी बता दो कि लोग सेफ हो जाए। मैं एकदम से ब्लॉक हो जाता हूँ। मैं 4 टिप ऐसी कुछ नहीं बता सकता। और वैसे 40 बता सकते हो। 4 टिप बता के आप सेफ हो जाते, तो फिर मेरी जरूरत ही क्यों होती? 4 टिप तो वो फिर कोई भी बता देता। सही बात है, बट बिग वही रहा है। मैं 4 टिप बताने के लिए व्हाई वुड समबडी कॉल अमित दुबे, फिर तो वो एनीबडी कैन टेल दो 4 टिप। मेरा क्या तरीका है, मैं कहूँगा मैं 4 कहानी सुनाऊंगा। अब उस कहानी से कुछ समझ में आ जाता है तो सीख लेना, क्योंकि ऐसी कोई टिप है ही नहीं। मैंने जो आपको सेटिंग बताई, मैंने कहा यदि ये भी कर भी लोगे तब भी हो जाएगा नुकसान। तो यदि मैं पीछे पड़ा ही हूँ ना, कॉल है, कॉल पे सावधानी में ही बचा। उसके बाद आपको पता करना क्या है। सो आई थिंक जैसे कि एक कुछ चीजें मैं डिस्कार्ड करना चाहूंगा यहाँ पर, जो आपने कैंपेन देखी होंगी ना, कि डोंट शेयर ओटीपीज, पोस्टर लगे हैं चारों तरफ। मुझे समझ में नहीं आती कैंपेन। आज तक कभी किसी ने ओटीपी शेयर नहीं किया। मतलब हम ये जब पोस्टर लगाते हैं डोंट शेयर ओटीपी, हम पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं, ये तो ओटीपी बांटते फिर रहे हैं। लोग फ्री में बीड़ी नहीं देते, आप ओटीपी कहाँ से ले लोगे? बुखार नहीं देते हमारे हरियाणा में बोलते हैं। हाँ, अब ओटीपी ले लोगे किसी से, लेके दिखाओ। तो ऐसा तो होता ही नहीं ना। तो फिर क्या पोस्टर बोल रहा है? मैं आपसे, मतलब लोग कह रहे हैं कि शायद ऐसा हो रहा होगा कि गोयल साहब ओटीपी देना, हाँ लिखो लिखो, अरे बैंक वाला, हाँ वो भी लिख लो। ऐसे होता है क्या? ओटीपी कोई नहीं देता सर, ओटीपी लिया जाता है, और ओटीपी लेने का एक तरीका होता है, उसको इमोशनल करके। अब वो तरीका जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा,
तब तक आप गलती करो। सिचुएशंस में आपको डालना पड़ेगा। आप पोस्टर पढ़ के थोड़े ना सेफ हो जाओगे कि डोंट शेयर ओटीपी, हाँ नहीं देना। आपको पता भी नहीं पड़ेगा, मैं ओटीपी निकाल लूंगा आपको। 12 तरीके जो मैंने ओटीपी हाँ, चुराने आपने के बताया सिखाए वीडियोस में, वो 12 के 12 आज भी एप्लीकेबल हैं, आज भी चलेंगे। लेकिन यदि आपको पता है कि ऐसे निकाला जाता है तो फिर आप सेफ हो। सेफ हो, आपको पता लग जाएगा कि वो प्रोसीजर हो रहा है। जादू खुल गया ना। यदि आपको पता है कि यार ये जादू ऐसे हो रहा है, तो फिर थोड़ी ना उस पर थ्रिल आएगा आपको कि यार पता भी कौन आ रहा है पीछे। ये बढ़िया बताया आपने। तो कि आपने करक से पहले उसकी पूरी स्टोरी बतानी है कि कैसे होगा आपके साथ, कैसे होगा, तब तो समझाएगा आप क्या। फिर उन्होंने कहा साहब HTTP लिंक नहीं हो तो मत क्लिक करो, HTTPS हो तो कर सकते। इस गाइडलाइन का कोई मतलब ही नहीं है। क्रिमिनल ने आज तक HTTP लिंक नहीं भेजी, वो HTTPS ही भेजता है। गवर्नमेंट वेबसाइट आपको HTTP मिल जाएगी, क्रिमिनल की वेबसाइट HTTP नहीं मिलती, वो HTTPS ही होती है हमेशा। सही बात है। तो ये वेस्ट होगी एक्सरसाइज। फिर आपने देखा कि डोंट शेयर OTPs, कभी पासवर्ड, कभी पोस्टर देखा कि डोंट शेयर पासवर्ड, देखा? कोई पोस्टर ऐसा नहीं है भाई। बिना पासवर्ड और OTP दोनों यूज किए पैसा नहीं निकल सकता। OTP चलो निकल गया, तो क्रिमिनल को पासवर्ड कैसे पता आपका? पासवर्ड तो मांगा भी नहीं, और ना आपने मुझे बताया पोस्टर पे कि पासवर्ड नहीं देना, क्योंकि कभी दिया ही नहीं गया, कभी मांगा भी नहीं गया। तो फिर गलती मेरी कैसे दी? OTP भी निकल गया, क्योंकि पासवर्ड कैसे उसको पता है? पासवर्ड उसको ऑलरेडी पता होता है आपका। आज तक जितने फाइनेंशियल फ्रॉड हुए, क्रिमिनल को सामने वाले का पासवर्ड पता था, और वो तो मैंने दिया नहीं। उसके पीछे क्या स्टोरी? तो इसका मतलब है गलती सिर्फ मेरी से नहीं हो रही है, गलती कहीं और से भी हो रही है जहां से पासवर्ड पहुंच रहा है। तो फिर जवाब दे, मैं अकेला कैसे हूं? उसकी भी होनी चाहिए। इसी चीज को यूज करके मैंने 700-800 करोड़ रुपए रिकवर कराए। बहुत बड़ी बात है। तो ये जो बेसिक समझना बहुत जरूरी है इंसान को कि देखिए, नहीं OTP मत दो, OTP मत दो। अरे नहीं रुकेगा भाई, इससे खेल कहीं और ही हो रहा है। मैंने दिखाया ना अभी UPI पेमेंट कैसे हो जाता है। तो हम जो अमित दुबे जी ने 12 तरीके या 12 तरह के एपिसोड हो सकते हैं पैसे निकालने के, तो हमें उस पर जाके ज़रूर उनको देखना चाहिए और उसको शेयर भी करना चाहिए और लोगों तक, कि वो उससे कम से कम बच सके। अमित भाई, जो इंस्टेंट पैसा चला जाता है, मान लो पता लगा मेरा किसी भी कारण से OTP चला गया और है, तो क्या वो पैसा दोबारा रिकवर होता है? उसका क्या प्रोसीजर है, थोड़ा सा वो भी बताइए। तो सबसे पहले तो आप प्रोसेस क्या है कि यदि आपके संग फ्रॉड हो गया, फाइनेंशियल फ्रॉड, तो इमीडिएटली आप www.cybercrime.gov.in पर जाएं। cybercrime.gov.in सरकार की पर जाकर आप कंप्लेन कर दें। इंडिया में कहीं से भी कर सकते हैं। यदि वो कोई कर नहीं पाता, मान लो बुजुर्ग है, तो कोई कॉल नंबर भी है जिस पे कॉल करके हम अपनी बात बता सकते हैं? एक्चुअली 1930 पर कॉल करके आप बता सकते हो, पर 1930 भी आपको रिकमेंड करेगा कि आप उसी पर जाएं। क्यों? क्योंकि 1930 पर आप पूरे नंबर डिटेल नहीं दे पाओगे। ठीक है। क्योंकि कई बार तो कब तक कर सकते हैं? मान लो आज मेरे साथ आज फ्रॉड हुआ, तो कितने घंटों में या कितने दिनों तक हम करेंगे वो रिकवरी? कंप्लेन तो आप कभी भी कर सकते हो, 2 साल बाद भी कर सकते हो, पर आपकी रिकवरी तभी होगी जब आप 1 घंटे के अंदर कर दोगे। सही है, क्योंकि तब तक तो पैसा मूव हो गया ना। हाँ। आप जितना जल्दी, इसको बोलते हैं गोल्डन आवर। 1 घंटे 2 घंटे के अंदर दी कंप्लेन हो गई, तो आपकी 70-80% पैसे वापस आ जाएंगे। 100% भी आ सकते हैं, जैसे न्यूरो के केस में होता है। हाँ, जल्दी पहुंचिए। आप जितना उसको लेट करोगे उतना पैसा आगे मूव करता रहेगा। अब वो पैसा इतना स्मार्टली मूव करता है कि आपके मान लीजिए 20 लाख रुपए निकले थे, तो 20 लाख के अकाउंट में आपने डाले थे, वो 20 लाख अगले 15 मिनट में 100 अकाउंट में चला जाएगा। फिर वो 50-50 हज़ार करके, फिर वो 25-25 हज़ार हो जाएगा, फिर हो सकता है 5-5 हज़ार करके निकल जाए। अब मुझे 600 अकाउंट यदि अनफ्रीज कराने तो टाइम लगेगा ना, और उसमें पैसा कुछ तो निकल ही जाएगा। तो इसलिए जितनी जल्दी आप स्प्रेड से, वो होता है ना कि बीमारी को बढ़ने से पहले रोक लो, तो फायदा है। तो ये ऐसा है कि संभव है कि वो पैसा रुक जाए, हाँ, वापस आ जाएगा। यदि पैसा वहाँ फ्रीज हो गया है तो पैसा वापस आएगा ही, फिर कहीं नहीं जाएगा। बट वो कराना आपकी जिम्मेवारी है। जी। और ये 1930 जो हेल्पलाइन है, उसकी पावर है कि वो किसी भी अकाउंट को फ्रीज कर। आजकल मुझे लगता है कि क्राइम का एक नया रूप हो गया है कि साइबर क्राइम, क्योंकि इतने स्मार्ट हो गए जो भी क्राइम करने वाले हैं कि वो जनरल क्राइम कर ही नहीं रहा कोई, और इस पे इतने जल्दी से हो रहे हैं सारे कि वो किसी की डिटेल हैक करना है, किसी की वीडियो बना ली, किसी ने गलत ऐसी वीडियो भेजी, आपको पहले भला फुसला लिया, फिर आपको कुछ ना कुछ न्यूड फिल्म्स दिखा के आपको अट्रैक्ट कर लिया, और फिर उसके बाद उसके पैसे की डिमांड आने लगी। तो इस मोमेंट में क्या करे बंदा, जब साइकोलॉजिकली भी वीक हो रहा है और पैसे भी चले गए? तो इसमें भी थोड़ा अमित भाई बताओ कि देखिए 3 चीज़ें हैं। पहला, जो आपने इसे लास्ट से शुरू करता हूँ, सेक्सटॉर्शन वाला, कि आपने गलती से वीडियो कॉल उठा लिया,
आपने जैसे कैमरा ऑन है वहाँ पर तो आप देखोगे कोई भी लड़की कपड़े उतार रही है, आप उसको देख रहे हैं, इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके 1.5 मिनट का वीडियो बना लिया, रिपीट मोड में डाल के। पहले 10 सेकंड का रिकॉर्डिंग हो सकता है आप 10 सेकंड में बंद भी कर दो, पर वो रिपीट मोड में डाल के 1.5 मिनट का बन जाएगा। अब वो उसको आपको भेजेगा कि भाई ये देखो, ये तो वायरल कर देते हैं। आप डर के पैसे देना शुरू कर देते हैं। बहुत लोगों के संग हमारे एक दोस्त के साथ ऐसा हुआ था। 108 पुलिस वाले यूपी के ट्रैप थे इसमें, 108, और पूरी हिंदुस्तान में हजारों लाखों लोगों के संग। पर कमाल की बात है कि एक भी वीडियो वायरल नहीं हुआ आज तक। आप देख लो, एक भी नहीं मिला। इसका मतलब समझे आप कि वीडियो साइकोलॉजिकली होगा। हाँ, कि वीडियो कभी वायरल होगा ही नहीं। क्या बात है, इसको नोट किया जाए। आपने डरना ही नहीं है, डरना ही नहीं है। यदि उसने वीडियो वायरल करने की कोशिश की तो पकड़ा जाएगा, क्योंकि वो किसी प्लेटफॉर्म पे तो डालेगा। वो व्हाट्सएप पे आपको भेज के सिर्फ डरा रहा है। क्यों डरा रहा है? क्योंकि आप डरोगे तो पैसे दोगे, और जब तक आप पैसे दोगे वो डराता रहेगा, रुकेगा नहीं। क्यों रुकेगा? जब तो एटीएम शुरू हो गया ना। जिस दिन आपने पैसे देने बंद कर दिए वो किसी और के संग करेगा, फिर वो आपको भूल जाएगा। उसको आपसे कोई पर्सनल रंजिश नहीं है। लोग सोचते हैं कि मेरा कोई पर्सनल वो होगा इसलिए परेशान ना ना ना, उसको मतलब ही नहीं आपसे। आप जाओगे भाई मेरे पास चेक कर रहा है कितना पेशेंस है, हाँ, कितना दे कब तक आप दे सकते हैं उसको मतलब तक से उतना ही है। एंड दे आर वेरी प्रोफेशनल। तो मान लो उसके खिलाफ हम यदि हम एप्लीकेशन देते हैं तो उस पर कुछ कार्रवाई होती है कि उसको हम पकड़ पाते हैं? पकड़ते हैं। जैसे कि हमने मेवात से जब ऑपरेशन ये बढ़ गए सेक्सटॉर्शन के केसेस, तो रेड डाली, काफ़ी सारे फ़ोन कॉन्फिस्केट किए। एक एक फ़ोन में 600 700 वीडियोज़ मिले हमें जो ये रिकॉर्डेड थे, बने हुए थे। पर जैसा मैंने कहा, कोई वीडियो कभी वायरल तो हुआ नहीं। फ़ोन में थे, बंदे आइडेंटिफाई भी हुए, केसेस भी चल रहे हैं। लेकिन आप जितने भी ये सेक्शंस हैं आईटी एक्ट के, इसमें 7 साल से कम की सज़ा का प्रावधान है, अधिकतर में 3 साल की सज़ा है। उसमें बेल आपको 1 आध हफ्ते में 2 हफ्ते में मिल जाती है। कानून का डर नहीं है, तो फिर डर नहीं है। जबकि यदि मैं इस तरह के केसेस को देखूं तो दीज आर लाइक अटेम्प्ट टू मर्डर। हमारे यहाँ इज्जत सबसे बड़ी है। मतलब फाइनेंशियल लॉसेस, हेल्थ लॉसेस से भी बड़ी चीज़ है इज्जत। तो यदि किसी का आपने रेपुटेशन लॉस ही कर दिया है या थ्रेट दे रहे हो, तो मेरे लिए वो अटेम्प्ट टू मर्डर होना चाहिए। मतलब उसको उतनी सजा होनी चाहिए जितनी अटेम्प्ट टू मर्डर किया। पर आईटी एक्ट में वो नहीं है। आईटी एक्ट में 3 साल में है। तो आप डैमेज तो उतना कर दिए सामने वाले का, पर थ्रेट उतना नहीं। तो इसलिए लोग बढ़ भी रहे हैं। यदि हम हेल्थ केयर पे आते हैं अमित जी, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे हम बात करें वाईफाई की, कई बार ऐसा आता है, इसमें मिथ है या ओरिजिनल है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी कैंसर के केस उतने बढ़ गए। तो क्या ये जो रेडिएशन है, जो वाईफाई की रेंज से जो टावर लगे हुए हैं, तो कितना सच है कि इससे कैंसर के या बीमारियां बढ़ रही हैं? कैसे देखते हो आप? देखिए, इसमें हर तरह की रिपोर्ट्स अवेलेबल है। पहली चीज़ कि इम्पैक्ट तो है। यदि मैं अपने मुझे भी लगता है, लेकिन आज आपसे सुन रहे तो ओवरऑल स्टडी में अपना पर्सनल अनुभव और जो इतना मैंने पढ़ा है, क्योंकि मैंने साइट की रिपोर्ट्स भी पढ़ी, उस साइट भी पढ़ी, जो ऐसी रिपोर्ट्स है कि नहीं इन फ्रीक्वेंसी वेव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो स्पॉन्सर्ड भी होती हैं, टेलीकॉम कंपनीज फंड करके भी करवाती हैं। फिर कुछ वैसी रिपोर्ट्स भी हैं जो जिन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि नहीं ब्रेन चूहों पे एक्सपेरिमेंट किए, बर्ड्स पे एक्सपेरिमेंट किए, कीट्स पे एक्सपेरिमेंट किए, तो कई सारे कीट खत्म हो गए। तो वो भी है, वो भी रिपोर्ट है, और वो दिख भी रहा है कि तो सोसाइटी में दिख भी रहा है कि साहब इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें बंदा बिल्कुल अच्छा हेल्दी खा रहा है, फिर भी कैंसर हो गया उसको। वो फूड की वजह से भी है, क्योंकि फिलहाल से हमारे यहाँ इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर कि फूड एडल्ट्रेशन को क्राइम माने नहीं जाता। बहुत सारी दिक्कतें हैं। आप कुछ भी कर लो, कितने लोगों को सजा हुई है, जबकि फूड एडल्ट्रेशन में इट्स लाइक अगेन अटेम्प्ट टू मर्डर ही है। हंसाने वाला तो मर ही जाएगा ना आज नहीं तो कल। तो आपने धीमा जहर फिर आप उसको रोज धीमा जहर रोज दे रहे हो, लेकिन उसको सजा कहाँ में हो रही है उस बंदे को जिसने ये किया? तो थ्रेट ही नहीं। आप यहीं आप जाइए, यूके में जाओ, बाहर जाओ, यहीं से एक्सपोर्टेड फूड जो इंडिया से हो रहा होगा, वो उसकी क्वालिटी और यहाँ की क्वालिटी में जमीन आसमान का अंतर होगा। सेम ब्रांड बता रहा हूँ, ये इंडिया वालों के लिए अच्छा है। यहाँ पे एक्सपायर्ड दे रहे होंगे। यहाँ पर अभी मैंने एक रिपोर्ट देखी थी कि दुबई का एक्सपायर्ड फूड इंडिया लाए, उसको मिटा के फिर नई ठप्पा लगाया और फिर बेच दिया। ये तो इंडिया का हाल है। तो फिर सर इम्पैक्ट है। कैंसर नहीं होगा तो क्या होगा? कैसे जियोगे? फिर बाकी हवा पानी और
बाकी चीज़ें तो आपने देख ही ली। तो इसको रोका तो नहीं जा सकता, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो कैसे उस पे, तो फिर वही हेल्थ रोका प्रिवेंशन तो हर किसी को जा सकता है, वही बात आ जाती है ना कि रोका तो पेपर लीक भी जा सकता है। विल पावर क्या है, Will power प्रायोरिटी क्या है। priority चाहिए। अभी प्रायोरिटी हवा पानी नहीं है तो हो रहा है लोगों की वैल्यू भी कम नहीं है। यहाँ पे कोई कह रहा है कॉकरोच ही है। एग्जैक्टली भाई, यदि आपकी प्रायोरिटी है सर, जैसे कि हम एक सवाल करते हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ, हेल्थ में टाइम नहीं दे पा रहा, तो मजाक बीमारी कर आएगी रहे तो हैं, फिर वही प्रायोरिटी वो है। प्रायोरिटी हो जाती है। फिर आप फिजियोथेरेपी करा रहे होते हो तो फिर आज कर लो एक्सरसाइज। तो प्रायोरिटी नहीं है तो इसलिए चीज़ें मशरूम कर रही हैं। जैसे आतंकवाद बढ़ रहा है तो हमने कई बार देखा अमित दुबे जी की जो जितने पढ़े लिखे आतंकवादी हैं वो और ज़्यादा खतरनाक होते आ रहे हैं, तो क्या उसका एक अलग क्राइम का अलग रूप देख रहे हैं आप, कैसे देख रहे हैं? आतंकवाद मुझे का लग रहा है कि बंदूक से ज़्यादा आतंकवाद का तो कंप्यूटर कोई ज़्यादा। धर्म होता नहीं। हाँ, मैंने हमेशा एक डायलॉग बोलता हूँ हाँ, और ये बड़ा विवादास्पद है। हम्म, मैंने कहा जो लोग हम्म, हिंदुओं की संग प्रॉब्लम ये है हम्म, कि वो अपने धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ रहे, और मुसलमानों के संग प्रॉब्लम है कि वो अपने धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ रहे। हम्म, यदि वो अपने धर्म ग्रंथ पढ़ लेंगे हम्म, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और हम अपने धर्म ग्रंथ पढ़ लेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हम्म, सच्चाई बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है। हम्म, आप जैसी बोलते हो तो लगता है कि किसी के अगेंस्ट बोल रहे हो। आप पढ़ के देख तो लो एक बार, जो कुरान पढ़ के और उसके बाद बोले कि नहीं नहीं ये तो सब सही है, पढ़ लो एक बार, उसको खुद समझ में आ जाएगा। किसी और से क्या कहलवानी। गीता बांट रहे हैं लेकिन गीता पढ़ नहीं रहे। गीता हम नहीं पढ़ रहे हाँ। हाँ, और फिर हम गीता और कुरान एक ही है बोल रहे हैं ना। वो वही बोल पाता है जिसने ना ये पढ़ा ना वो पढ़ा। हाँ, हाँ, अब पढ़ लो दोनों, फिर कह के दिखा दो मुझे कि ये किया। फिर कह के दिखा दो कि अन्य शोष्यन्ते माय जना परिपास्ते तेषां नित्यविक्तानां योगक्षेमं वाम्यम, ही जैसा लिखा है वहाँ। या व्हेन यू क्या कहते, चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, द थिंग्स यू लुक एट चेंज, ही जैसा लिखा है वहाँ। इतना साइंटिफिक कुछ लिखा है क्या, बता दो। मैं कह रहा हूँ ना कि ये कहना बड़ा आसान है कि ये दुनिया बनाई है और इतना कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड है, तो जो भी इसने बनाया बहुत सुपर पावर होगा, वो ऊपर कहीं बैठा होगा, वो बना रहा होगा। ये तो सोचना बड़ा आसान है, तो बच्चा भी सोच लेगा। इसको सोचने के लिए रॉकेट साइंस चाहिए। सही बात। इसलिए हर एक रिलीजन में, मजहब में, उसमें बना दिया कि ऊपर कोई है, बैठा है। ये सोचने के लिए हिम्मत चाहिए अहम ब्रह्मास्मि। कि मैं ही ईश्वर हूँ। और दूसरे हिम्मत तीसरे तो क्या इसके बता लिए रहे चाहिए, एन तत्त्वमसि, तुम भी ब्रह्म, कि जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो भी तुम खुद ही हो। एंड प्रज्ञानम ब्रह्मा, और वो सब में है। तो आप जब हजारों सालों सब कुछ कर लिया आपने, हर चीज देख ली, इवॉल्व कर लिया, तब जाके समझ में आता है कि यार ये तो मैं ही हूँ। जो क्वांटम फिजिक्स बोलते क्या मैं ढूंढ रहा हूँ बाहर, हैं। और मैं ही अनुभव कर रहा हूँ। मैं ही आपके थ्रू अनुभव कर रहा हूँ, मैं ही अपने आप के थ्रू अनुभव कर रहा हूँ, जो क्वांटम फिजिक्स कहता है। और जो उपनिषद में भी लिखा गया। सो क्वांटम फिजिक्स का जो कोर है उसमें 3 फिलॉसफी आती हैं, सुपरपोजिशन, एंटेंगलमेंट एंड टनलिंग। सुपरपोजिशन कहता है कि जब आप देखते हैं तो चीज़ कुछ और है, जब नहीं देख रहे हैं तो चीज़ कुछ और है। यही है। तो एक्सपेरिमेंट होता है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। पार्टिकल छोड़ा, डबल स्लिट से निकला, और यहाँ एक पर्दा है। यदि ये फोटोन पार्टिकल है तो आगे डॉट बन जाना चाहिए, पर वहाँ वेव बन जाती है। वे बन जाती है। फिर आप उसको यहाँ ऑब्जर्वर लगा दो, देख लो, तो वो डॉट बन जाता है। तो साइंटिस्ट ने कहा कि उसको कैसे पता कि हमने देखा। साक्षी भाव। इसका मतलब दृष्टि से सृष्टि है, दृष्टि जैसी दृष्टि कि दुनिया मल्टीपल वेव्स वही मैनिफेस्टेशन का बेस है। हाँ, और चूंकि हम देख रहे हैं इसलिए ये है, पर यदि हम देख रहे हैं उस वजह से सृष्टि है, तो फिर वो देख कौन सी आंखें रही हैं? वो ये आंखें नहीं हो सकती, वो ये आंखें हैं। और यदि वो ये आंखें हैं तो फिर ये जो भी है कॉन्शियसनेस जिसकी वजह से हम देख रहे हैं सृष्टि इस डायमेंशन में आती, वो सब में एक ही होनी चाहिए। सही है, सही। यदि वो अलग अलग होती तो अलग अलग जगह कोलैप्स करता, वो अलग अलग सृष्टियां बन जाती, पर हम सब तो एक ही देख रहे हैं। आप भी ये अनुभव कर बड़ी रहे डेप्थ की बात हो। यदि मैं और आप एक ही चीज अनुभव कर रहे हैं यहाँ बैठ के, यही रूम, यही सब, तो फिर मेरे अंदर और आपके अंदर देखने वाला एक ही। एक ही है। वो बोलते हैं नजरिया बदलो तो सब बदल जाता है। सही बात है। और एक ही सिचुएशन को हम पॉजिटिवली देखते हैं, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट में जाते हैं, तो वी फील वेरी पॉजिटिव इन सेल्फ, और उसमें सॉल्यूशन मिल जाता है। दैट इज सॉल्यूशन अप्रोच। तो जब आप साइंटिफिक तरीके से चीजें कंक्लूड करोगे तो फिर सर ना कोई टेररिज्म रहेगा, ना किसी को आप कष्ट पहुंचाओ।
क्योंकि आप भी तो मैं ही हूँ। जब मैं ऐसे कर रहा हूँ तो मैं आप ही के अंदर का मैं ही, मेरे को तो नमस्कार तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी जितना बढ़ रहा है उसके साथ साथ ये वाली जो नॉलेज है, जो एक अंदर की जो बात है, वो उसका प्रचार ज़्यादा जरूरी है। अवेयरनेस में मुझे लगता है जो टेक सिखाना है हमें, उससे ज़्यादा ये सिखाना है कि भी दैट इज़ द थिंग, ये बेस क्या है हमारी लाइफ का है। सर बाहर ऐसे ही होता है। हाँ, जब नोबेल प्राइज जो 1928 या 32 में जिसको मिला क्वांटम फिजिक्स पर, वो व्यक्ति पहले इंडिया आया एंड ही कुड नॉट रियलाइज मैनी ऑफ दीज फैक्ट्स कि यार ये कैसे हो सकता है कि मैं देख रहा हूँ तो पार्टिकल बिहेवियर बदल देता है अपना, नहीं देख रहा हूँ तो कुछ और है। क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स से ये चीज़ें प्रूव नहीं होती। क्लासिकल फिजिक्स ग्रेविटी और मास पर डिपेंड करती है, पर जब मास सब एटॉमिक हो जाता है बहुत छोटा, तो वो ग्रेविटी का रिस्पेक्ट नहीं करता, वो मैजिकल हो जाता है। उस बिहेवियर को बताने के लिए कोई फिजिक्स थी नहीं उस समय, सो क्वांटम फिजिक्स आई। फिर वो बंदा इंडिया आया तो रविन्द्रनाथ टैगोर से मिला शांति निकेतन में, तो उन्होंने उसको मांडुक्य उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद गिफ्ट कर, मांडुक्य उपनिषद, सही बात है, और उसके जो बाद हजारों साल पहले लिखी गई। हाँ सोचिए 5000 साल पहले के। उसके बाद वो लिखता है अपने उसमें कोट में कि मेनी ऑफ दीज फैक्ट्स जो प्रैक्टिकली सब एटॉमिक लेवल पे मैं देख रहा था, उसके कारण मुझे जानने में मदद मिली जब मैंने उपनिषद पढ़ा। कि जब वो इतने साल पहले कह गए कि व्हेन यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, द थिंग्स यू लुक एट चेंज, तो फिर अब ये मानने में क्या दिक्कत आ रही है। तो हो रहा है, सारे प्रैक्टिकली दिख रहा है। तो इसका मतलब सॉल्यूशन जो है, जो प्रॉब्लम्स आज चल रही हैं, ह्यूमन रिलेशंस की हैं, परफॉर्मेंस की हैं, प्रोफेशनल लाइफ में हैं, लोग शादी से दूर भाग रहे हैं। मुझे तो कई बार बड़ी प्रॉब्लम लगती है कि रिश्तों में कितने ज़्यादा बनावटी बनते जा रहे हैं कि एक रिश्ते हमारे से नहीं संभल रहे, तो या रिश्ते नहीं संभल रहे तो लाइफ नहीं संभल रही एक तरीके से। तो टेक्नोलॉजी तो मेरे को लगता नहीं उसका सोल्यूशन है। आई थिंक जो गुरुकुल थे या गुरुकुल की जो शिक्षा थी, संस्कार की, स्किल की बात हम करते थे, आई थिंक अमित जी वही मुझे सोल्यूशन लगता है। आपको क्या लगता है? पहले एक चीज़ समझते हैं कि दुनिया में जितने क्राइम हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। हाँ, जड़ में तो उसके जाना पड़ेगा। तो 5 ही कारण है: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इसके बियॉन्ड कोई क्राइम नहीं। हजारों सालों से हो रहा है। हाँ, चोरी फरेब उसके बाद ही तरीके बदल जाते हैं, नहीं चोरी भी क्यों करना है? हाँ, वही क्योंकि उसमें से कोई है, काम, क्रोध, लोभ है तो चोरी कर रहा है, मोह है तो कर रहा है कि भाई किसी का हक मारेंगे, लड़ाई है। हाँ, बच्चे को प्रमोट कर दिया, ये कर दिया। फिर ईगो है, अहंकार है, अब मैं तो करेगा। सो लस्ट है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये क्रोध है कि ना करना है साला, इसके बियॉन्ड नहीं है। तो जब भगवान ने भगवत गीता में कहा कि हमारी यही 5 कमजोरियां हैं और इसी की वजह से हजारों सालों से मनुष्य या तो क्राइम करेगा या विक्टिम बनेगा, तो इसमें भय कहीं नहीं है। भय है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। भय तो नहीं है, पर भय भी एक कमजोरी है। आप डर के भी, या तो डर से या लालच से आदमी हो जाता है, कम गड़बड़ी हो जाती है। तो भगवान कह सकते थे बड़े आराम से कि नहीं 5 नहीं 6 है, एक और है भाई, भय भी है, पर उन्होंने नहीं बोला। क्यों? क्योंकि इस श्लोक के तुरंत बाद भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि हमारे सारे भय का कारण मोह है। कि दुनिया में हमारे जितने डर है ना, वो मोह के कारण। रिलेशनशिप से मोह, पैसे से मोह है, पावर से मोह, खोने का डर है। जैसे आप किसी से अटैच हो गए, आपको खोने का डर आ ही जाएगा। द मोमेंट यू आर अटैच्ड, डर पैदा। द मोमेंट किसी भी चीज से, पोजीशन से, अरे मेरी मुझे पाने का लालच है, मैं IAS भी बन गया, मैं इतना बड़ा बन गया, MLA बन गया, मैं अगली बार ही बन पाऊंगा क्या? तो वो अब वो खोना नहीं चाहता, तो वो डर तो पैदा हो ही जाएगा ना आपका, क्योंकि आप अटैच हो गए उसके। आपको बचपन से सिर्फ अटैचमेंट सिखाया गया, डिटैचमेंट कभी सिखाया नहीं। जब आप पैदा होते हैं ना कि सब मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरे भाई, मेरा 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 मेरा, पर मेरा तो कुछ है ही नहीं। मेरा तो मेरा शरीर तक नहीं है, क्या मेरा की बात करो तुम? यदि ये फैक्ट समझा दो किसी को कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, तो आप सारे रिलेशनशिप मैनेज कर लो। और सबसे बड़ा प्रश्न भी यही आता है और उसका उत्तर भी उसी का मिल गया तो हो जाता है कि मैं कौन हूँ, जो आजकल सारे स्पिरिचुअल लीडर बता रहे हैं और जो फिर भी हम समझ नहीं पा रहे। तो आई थिंक सॉल्यूशन सारी चीज़ का ये है कि हम ये जान जाए कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ की यात्रा कर लो, और सबसे पहली बात है ये मान के चलो कि यहाँ आप एक टेम्परेरी कुछ नहीं है, मुसाफिर की तरह आए हो, कल का भरोसा नहीं है। तो जितना ये पीरियड है जी के जिंदगी जियो। तो इसको यहूदियों की किताब है तालमुद, उसमें लिखा है कि भाई जब ईश्वर के पास तुम जाओगे मरने के बाद ना, तो वो तुमसे ये नहीं पूछेगा कि तुमने पाप किए पुण्य किए, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा।
तो सबसे पहला सवाल पूछेगा कि तुम्हें इतना बढ़िया जीवन दिया था। इतना बढ़िया जीवन दिया था, तुमने साले जिया ही नहीं। तुमने कुछ भी नहीं किया। क्या क्या कर सकते थे तुम? घूमने नहीं गए, ये नहीं किया, खाया पिया नहीं, तुम मतलब पैसा कमाने में बिजी हो गए, ये पूछेगा वो। हमारे आज से कवि हरियाणवी बोलते हैं, यूसुफ जी, हाँ। बड़े फेमस हुए। नूला भाई यो जो जीवन है ना सिर्फ जीण खातर मिला है। तो नूला साला और किसी चीज में लगे हुए ऐसे ही ना, जी लो बस इतनी बात है, इसका बहुत कुछ आउटकम नहीं है। तो अमित भाई थोड़ी कवि वाला थोड़ा मोड देख लेते हैं हम सारे लोग आपका। तो मुझे लगता है कि जो जीवन में आपने मशीनों से तो बहुत कुछ लोगों को सॉल्यूशन दिए हैं, लेकिन जो अंदर की खुशी, अंदर में आनंद जो है, वो तो कभी ऐसे परेशान हो या प्रेशर हो तो दो चार कविता गा लेते होगे, सुन लेते होगे, तो उसी से मेरे ख्याल में मस्ती चलिए, अंदर की आती है। नहीं, मैं आपको कुछ सुनाता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। न मैं जानता हूँ न तुमको पता है, न मैं जानता हूँ न तुमको पता न मैं जानता हूँ न तुमको पता है, मगर सच है कुछ जो वो सबसे छुपा है। है। तेरी भी कोशिश है मेरी तमन्ना, जो मैं जान जाऊं जो तू ढूंढता है। क्या बात है। न मैं जानता हूं न तुमको पता है, मगर सच है कुछ जो वो सबसे छुपा है तेरी भी कोशिश है मेरी तमन्ना, जो मैं जान जाऊं जो तू ढूंढता है। किताबों में ढूंढा, नज़ारों में ढूंढा, जीवन के हर एक इशारों में ढूंढा, न तुम जान पाए न मुझे सूझता है, मगर सच है कुछ जो वो सबसे छुपा है। तुम फूलों की खुशबू और रंगों में ढूंढो, तुम फूलों की खुशबू और रंगों में ढूंढो, तुम कोयल की मीठी तरंगों में ढूंढो, तुम अमुए की रस्ती बयारों में ढूंढो, तुम चमकीले झिलमिल सितारों में ढूंढो। जो ढूंढो तो जाके कहाँ छिप सकेगा, जो खोजो तो हर एक के दिल में मिलेगा। जो दुख में मिलोगे तो गम बांट लेगा, जो बांटोगे खुशियां तो संग में हंसेगा। उसके भी हाथों में आए हैं छाले, उसके भी हाथों में आए हैं छाले, वो खुशियों की कोमल फसल बो रहा है, और उसको उठा के तुम गोदी में ले लो, देखो वो मुन्नी के संग रो रहा है। वो देखो कुछ कंचे चुरा के भगा है, वो गोपाल से दौड़ में हारता है, वो दादी से मीठी कहानी भी सुनता, वो तारों के नीचे खड़ा जागता है। वो नन्हे से बच्चे की कोमल हंसी है, जो सदियों से धरती का विष पी रहा है, और उसको कि तुमने शिवालों में ढूंढा, वो तो तुम्हारे ही संग जी रहा है। उसको तुमने अपना माना ही कब है, जो तेरी खताओं से वो रूठ जाए। कि यार वो बुरा मान जाएगा इसलिए नहीं करेगा। उसी में लगे। अरे बुरा तो वो मानता है जिसको आप अपना मानते हो, जो अपना ही नहीं वो बुरा मानेगा तुमसे। उसको तुमने अपना माना ही कब है, जो तेरी खताओं से वो रूठ जाए। वो हो तुझ में शामिल के कुछ इस कदर से कि खुद ही वो रूठे और खुद को मनाए। जो पाना है ईश्वर में, क्या बात, जो पाना है धरती पे ईश्वर को अपने, तो बच्चों के मुख पे हंसी क्यों ना ढूंढे। वो तुझ में ही अपना सबब ढूंढता है, हम उसमें ही अपना सबब क्यों ना ढूंढें। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सर। तो मुझे लगता है कि सब कुछ पाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कम से कम जीना सीख लें, और यही मेरी लाइफ का भी टैगलाइन है, डीपी गोयल इन सर्च ऑफ। तो शायद वो हम सारे ढूंढ रहे हैं, बिल्कुल, और वो हमारे पास ही है। यदि आप ढूंढ रहे हैं तो आप सही डायरेक्शन में तो हम ये सर्च, ये एक्सप्लोरेशन ऐसे ही जारी रखेंगे, और मुझे भी ज़रूर बताएं कि आपने अमित भाई से क्या सीखा। और मैं देखता हूँ कि पूरा समुंदर आपके अंदर भाई है, टेक में, इंसानियत में, और लाइवली कैसे जीना है इसमें। और निश्चित तौर पे जो समग्र जीवन की मैं बात करता हूँ कि होलिस्टिकली हमें जीना है, कि केवल पैसे में, केवल सुख साधनों में सब कुछ नहीं है। तो हमारे को अपने लिए शरीर, मन, बुद्धि, हमारे परिवार, रिश्तेदारी के लिए, हमारे को समाज, धर्म, राष्ट्र के लिए, और हमारी आर्थिक हालत कैसे बढ़े, और फिर अल्टीमेट हमारे गोल जो एक हमारी एक सुपर कॉन्शियसनेस है, उसके लिए भी हम काम करें, सर्च जारी रहे। तो ऐसा मुझे लगता है अमित भाई। और जब हम इसमें थोड़ा बैलेंस तरीके से जीते हैं, तो रियल मायने में मुझे लगता है कि हमने जीवन को जिया है। सब कुछ एक चीज़ एक्सट्रीम हो जाना भी मुझे नहीं लगता कि कुछ लाइफ का मोटिव है। तो इसी तरीके से हम बातचीत का सफ़र जारी रखेंगे, और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आप अमित भाई आज आरोग्य धाम में आए। थैंक यू। और निश्चित तौर पे धाम का मतलब वही है, जब भगवान आए, अच्छी आत्माएं आए, अच्छे लोग आए। तो यही हमारा प्रयास जारी है, आगे भी इसी तरह हम जुड़े रहेंगे, आगे मिलते बात करते रहेंगे। सौभाग्य हमारा है सर, आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ईश्वर आपको और
सफलता दे, शुभकामनाएं दे। थैंक यू। थैंक यू।